गाइस वेलकम टू द फोर्थ क्लास ऑफ NISM 5A, जहां आज हम लोग आखिर के 3 चैप्टर्स करने जा रहे हैं, चैप्टर 10, 11 एंड 12। राइट। चैप्टर 10 जो है वो रिस्क, रिटर्न और परफॉर्मेंस ऑफ फंड्स के बारे में बात कर रहा है। और इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि रिटर्न्स कैसे मेजर किए जाते हैं। हम लोग बात करेंगे कि रिस्क भी मेजर करना जरूरी है, और इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए हमें फंड्स का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए वो इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे हम लोग। ठीक है। सो कितने रकम के रिस्क होते हैं, जनरल रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क, वो समझेंगे। रिटर्न के ड्राइवर्स क्या होते हैं स्कीम के अंदर में, रिटर्न्स को मेजर कैसे करेंगे, सेबी के नॉर्म्स क्या हैं रिटर्न्स को दिखाने के लिए, रिस्क को कैसे मेजर करेंगे, एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे क्रेडिट रिस्क को लेकर के, जो कि थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, बट आप लोग सुनोगे साथ में तो अपने सब सीख जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिस्क के बारे में। तो रिस्क क्या होता है? रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट अचीविंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और इवन लूजिंग कैपिटल। देखो, दो तरह का रिस्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि सर मैंने पैसे लगाए एंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क था, मेरे पैसे माइनस हो गए। ये एक रिस्क होता है। और एक रिस्क ये होता है कि सर मैंने पैसे लगाए थे इस उम्मीद के साथ में कि सर अगले 10 साल के अंदर में मैं अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए जितने रुपए की जरूरत है मैं वो अचीव कर लूंगा, बट वो पैसे मैं अचीव नहीं कर पाया। दैट इज ऑल्सो अनदर रिस्क। ठीक है। तो हम लोगों को, जब हम म्यूचुअल फंड को अप्रोच करने जा रहे हैं, हमको जानना जरूरी है कि कौन सा फंड किस तरह का रिस्क कैरी करता है। इट इज नॉट दैट एवरी म्यूचुअल फंड विल हैव द सेम लेवल ऑफ रिस्क। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था चैप्टर 2 में कि बॉस, डेट विल गिव यू एन FD kind of an experience versus equity will give you a very volatile kind of an experience. And again, in the matter of equity, you will have a large cap which will be less riskier, and you will have a thematic or a small cap which will be more riskier. ठीक है। तो अगर हम जानेंगे कि किस कैटेगरी में किस तरह का रिस्क है, तभी हम एक इन्वेस्टर को कौन सा कैटेगरी देना है ये समझ पाएंगे। ठीक है। उसके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए कितना रिस्क लिया जा सकता है ये हम समझ पाएंगे, और फिर ही हम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएंगे, जिससे कि आगे चल करके जब वो रिस्क प्ले आउट होगा तो क्लाइंट घबराए ना। ठीक है। तो पहले समझते हैं कि देखो, रिस्क को ना दो भाग में बांटा गया है। एक हम कहते हैं जनरल रिस्क, और एक हम कहते हैं स्पेसिफिक रिस्क। आइए समझते हैं ये क्या होता है। जनरल रिस्क मतलब वो रिस्क हुआ जो कि सबके ऊपर एप्लीकेबल है। जनरली हम कहते हैं इसको लेट्स से मार्केट रिस्क। हमने पढ़ाई की थी चैप्टर 1 के अंदर में मार्केट रिस्क के बारे में। तो मार्केट रिस्क क्या था? सर एक ऐसा रिस्क जो पूरे मार्केट को इम्पैक्ट करे, और उसके अंदर हमने एग्जांपल दिया था कि सर मान लो वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए, तो क्या होगा, मार्केट गिरेगा। लेट्स से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाए, और लेट्स से कोविड आ जाए। इस टाइप के सिचुएशंस जो पूरे मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, ये मार्केट रिस्क है, और ये जनरल रिस्क वाले कैटेगरी में आता है। राइट। देन द सेकेंड टाइप ऑफ जनरल रिस्क इज लिक्विडिटी रिस्क। कि सर मैंने जिस एसेट क्लास में पैसे लगाए, मैं आसानी से वहां से पैसे नहीं निकाल पा रहा हूं। दिस इज अगेन अ जनरल रिस्क विच इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी रिस्क। देन एक और रिस्क होता है जिसको हम कहते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क। इसका मतलब क्या हुआ कि सर मान लो आज के दिन में FD मैंने की थी, मान लो 1 साल पहले 7.5% पे। राइट। और मैंने 2 साल की FD की थी। ठीक है। अब अगले 1 साल के अंदर में वो FD मैच्योर होने को आ रही है, और जब वो FD मैच्योर होगी तब मैं देख रहा हूँ कि यार जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 7.5 से गिर के 6% पे आ गए। तो सर इसका मतलब, अगर मैं ये प्रोजेक्शन कर रहा था कि मैं हमेशा 7.5% कमाऊंगा, तो ऐसा नहीं है सर। जब वापस री इन्वेस्ट करने का टाइम आ रहा है तो मैं 6% कमा रहा हूँ। तो इस टाइप के रिस्क को हम कहते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क। देन वी हैव पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क। कि सर गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई, फॉर एग्जाम्पल अभी ट्रम्प भाई ने टैरिफ लगा दिए, सो दिस इज अ पॉलिटिकल रिस्क। जियो पॉलिटिकल टेंशन हो गए। तो ये सब तरह के जो रिस्क हैं, दीज आर अगेन पार्ट ऑफ जनरल रिस्क। देन अगेन करेंसी का भी रिस्क है। कि सर लेट्स से आज से 1 साल पहले US डॉलर टू INR का रेट था 83 रुपीज का, 83 रुपीज 50 पैसे का। अभी वो 87 रुपीज क्रॉस कर गया है। तो हमारा करेंसी डेप्रिशिएट किया है। इसके वजह से एक्सपोर्टर्स को फायदा है, इंपोर्टर्स को नुकसान है। सो दैट इज द काइंड ऑफ रिस्क दैट आई मीन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स कैरी, एंड दीस आर कॉल्ड एज जनरल रिस्क। अगेन स्पेसिफिक रिस्क क्या होता है? सर ऐसा रिस्क जो किसी पर्टिकुलर एसेट क्लास के लिए ही खाली एप्लीकेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी शेयर मार्केट ऊपर नीचे करेगा, कोई कंपनी खराब रिजल्ट देगी, इससे प्रॉब्लम
क्रिएट होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को, डेट म्यूचुअल फंड्स में से फर्क नहीं पड़ता है ज्यादातर। सो अगेन, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो तो आप इक्विटी का रिस्क उठाते हो। डेट में अलग तरह के रिस्क होते हैं। डेट में सबसे बड़ा रिस्क होता है क्रेडिट रिस्क, कि सर आपने जिसको पैसे इन्वेस्ट किए थे जिस डेट इंस्ट्रूमेंट में, उसने हाथ खड़ा कर दिया, उसने पैसे लौटाए ही नहीं, आपका पैसा डूब गया, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क। एक और रिस्क जो हमने कहा था कि हम लास्ट क्लास में पढ़ेंगे, दैट वाज इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो आज मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा कि इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है। मैंने आपको सिर्फ इतना सा लाइन कहा था कि बॉस, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड गिर जाता है, और प्राइस ऑफ द बॉन्ड गिरने से मेरे बॉन्ड पोर्टफोलियो को मार्क टू मार्केट लॉस लगता है। और ये जो रिस्क है ये स्पेसिफिकली सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ही होता है, एंड हेंस वी कॉल इट अ स्पेसिफिक रिस्क। अभी तो गोल्ड में रिस्क ये होता है कि गोल्ड का ग्लोबल डिमांड सप्लाई चेंज होता रहता है। अभी फॉर एग्जांपल पिछले 2 साल में गोल्ड में आग लग गई, इसके प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए। क्यों? क्योंकि अचानक से विश्व दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड खरीदना चालू कर दिया, राइट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिस्क व्हिच इज एप्लीकेबल ओनली टू गोल्ड। सेक्टोरल फंड्स का रिस्क क्या होता है कि सर अभी हो सकता है कि सर कोई एक सेक्टर किसी बुरे दौर से गुजरे। फॉर एग्जांपल, अगर यूएस इतना ज्यादा सैंक्शन लगा रहा है, या लेट्स से यूएस कह रहा है कि हमारे यहाँ जॉब्स बनानी चाहिए, और वो फिर आईटी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा है, आउटसोर्सिंग को इम्पैक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा सर कि मार्केट में जितने आईटी रिलेटेड फंड्स हैं वो शायद खराब परफॉर्म करेंगे। तो दिस इज अ सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क। इंटरनेशनल फंड रिस्क क्या होता है कि सर अगर मान लो दुनिया के में अगर आपने बाकी कंट्री में पैसा लगा रखा है, और अगर उस कंट्री में कुछ उथल फुथल हो जाए तो आपका फंड अंडर परफॉर्म करेगा। सो दीज आर रिस्क व्हिच इज स्पेसिफिकली ओनली एप्लीकेबल टू इंटरनेशनल फंड्स। ठीक है, तो बेसिकली ये रिस्क को हमने दो बकेट्स में डिवाइड किया है। एक रिस्क जो जनरली हर जगह आएगा, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिस्क हुआ या मार्केट रिस्क हुआ, ये हर जगह ये रिस्क आपको देखने को मिलेगा। लेकिन स्पेसिफिकली लेट्स से डेट रिस्क जो है आपको सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि इक्विटी में किस तरह के रिस्क आपको देखने को मिलेंगे, तो सर सबसे बड़ा रिस्क तो है यहाँ पे वॉलेटिलिटी, कि सर कभी भी आपको स्टेबल स्ट्रेट लाइन रिटर्न्स नहीं देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे होगा। शॉर्ट सेलिंग एंड स्टॉक लेंडिंग रिस्क, ये अगेन वेरी स्पेसिफिक टू इक्विटी होता है, कि सर कई बार क्या होता है कि लोग मार्केट को स्टार्टिंग में शॉर्ट कर देते हैं और फिर नीचे आके कवर करते हैं। तो ये एक रिस्क है कि सर अगर नीचे आते आते अगर दाम बढ़ गया तो आपके पोर्टफोलियो को लॉस लगेगा। डिविडेंड रिस्क होता है, डेरिवेटिव्स रिस्क होता है। सो दीज आर रिस्क विच इज स्पेसिफिक टू इक्विटीज ओनली। ठीक है, डेट के अंदर में कई तरह के रिस्क होते हैं। हमको लगता है कि सर मैंने डेट में पैसा लगाया है तो ये तो एफडी जैसा इंस्ट्रूमेंट है और इसमें मोटा मोटी 7% तो बन ही जाएगा। लेकिन यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं, जैसे क्रेडिट रिस्क, कि सर मैंने पैसे लगाए मान लो डीएचएफएल के बॉन्ड में, और डीएचएफएल कंपनी डूब गई, तो मैंने इसके बॉन्ड में जो पैसे लगाए थे बॉन्ड के पैसे मुझे कभी मिले ही नहीं। दैट इज क्रेडिट रिस्क। रेटिंग माइग्रेशन रिस्क, इसका मतलब क्या हुआ कि सर मैंने किसी पेपर में पैसे लगाए थे जो कि लेट से कहता था कि मैं ट्रिपल ए पेपर हूँ, लेकिन उस कंपनी की हालत थोड़ी खराब हो गई और उसका रेटिंग जो है खराब होकर डबल ए हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा सर, इसकी वजह से उस बॉन्ड के दाम गिर जाएंगे, राइट। तो दिस इज अ रिस्क विच इज कॉल्ड एज रेटिंग माइग्रेशन रिस्क। देन वी हैव इंटरेस्ट रेट रिस्क, बाजार में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड घटेगा। तो ये रिस्क अगेन स्पेसिफिकली ओनली टू डेट फंड्स है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज टर्म स्ट्रक्चर रिस्क, कि सर कई बार जो डिवेंचर्स होते हैं उसके अंदर में जो टर्म स्ट्रक्चर बनाया गया है, कैसे कैसे कूपन पेमेंट्स आएंगे, वो चेंज हो जाते हैं, एंड इसकी वजह से आपके डेट फंड्स के रिटर्न चेंज हो सकते हैं। देन वी हैव गॉट स्प्रेड एंड बेसिस रिस्क, कि सर आपने आज किसी पेपर में पैसा लगाया जो कि डबल ए पेपर है, एंड लेट्स से आज के दिन वो ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है क्योंकि मार्केट में थोड़ा ज्यादा अभी अनसर्टेनिटी का माहौल है। तो लेट्स से अगर एक जीसेक अगर 7% देता है तो एक डबल ए रेटेड पेपर जो है हो सकता है अभी 9% दे रहा हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्प्रेड, 2% का स्प्रेड है। लेकिन वही मान्यता है कि अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सब अगर नॉर्मल हो जाए तो ये इतना बड़ा जो स्प्रेड है 2% का वो नहीं रहेगा। अगर जी से 7% में मिलेगा तो डबल ए जो है वो 8% में मिलेगा। तो ये जो स्प्रेड कंप्रेशन हुआ, 2% से 1% पे स्प्रेड आ गया, इसके वजह से आपको डेट पोर्टफोलियोज में नुकसान हो सकता है, राइट। सो दैट इज अगेन अनदर टाइप ऑफ रिस्क दैट इज स्पेसिफिक टू डेट रिस्क ओनली। अब बात करते हैं सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क के।
तो ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, फिर से बोल देता हूँ कि सर सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो पूरे सिस्टम का रिस्क है, ये पूरे मार्केट में एप्लीकेबल होता है। इस रिस्क से आप बच नहीं सकते हो, राइट। अगर आप मार्केट में घुसोगे तो आपको मार्केट के रिस्क उठाने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक्सपोजर लिया है तो कल को ट्रम्प क्या बोलेगा उससे आपके पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। अनदर एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क विल बी इन्फ्लेशन। इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आना है, रिसेशन होना है, कोविड आ गया, ये सब सिस्टमैटिक रिस्क के पार्ट्स हैं। जनरली मार्केट में जब इस तरह का सिस्टमैटिक रिस्क आता है तो हर स्कीम पे इम्पैक्ट आता है, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो डेट हो, चाहे वो हाइब्रिड हो, करेक्ट। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है सर? याद करिए, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था प्राइस रिस्क, जहां पे हमने कहा था कि एक ऐसा रिस्क जो कि किसी एक कंपनी को खाली इम्पैक्ट करे, जो पूरे सिस्टम को इम्पैक्ट ना करे। मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो टाटा मोटर्स के फैक्ट्री में लेबर ने स्ट्राइक कर दिया, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसके वजह से टाटा मोटर के शेयर के दाम गिर जाएंगे। कंपनी में कोई फ्रॉड आ गया, जैसे सत्यम के केस में कोई फ्रॉड निकल के आ गया तो सत्यम के शेयर के दाम गिर गए, इन्फोसिस के दाम नहीं गिरे, राइट। मैनेजमेंट में कोई चेंज हो रहा है, कोई बड़ा सीईओ निकल जा रहा है, लेबर स्ट्राइक हो गया। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क। इससे कैसे बचा जाए? तो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि दीज रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड वाया डाइवर्सिफिकेशन। मतलब कि सर आप सारे के सारे पैसे उस कंपनी के शेयर में मत लगाइए, आप एक पोर्टफोलियो में पैसे लगाइए। तो होगा क्या कि सर, अगर मान लीजिए आपने डायरेक्टली अगर टाटा मोटर के शेयर में पैसे लगाए होते और टाटा मोटर का शेयर मान लो 50% डाउन हो गया लेबर स्ट्राइक की वजह से, तो आपके 1 लाख रुपए घट के 50,000 हो जाते। लेकिन वही मान लो आपने किसी लार्ज कैप फंड में पैसे लगाए और उस लार्ज कैप फंड ने मान लो 50 अलग अलग कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, जिसमें से उसने टाटा मोटर भी खरीद रखा है। तो टाटा मोटर को एलोकेशन सिर्फ 2% का है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए दिए हैं उस पर्टिकुलर स्कीम को, तो आपका टाटा मोटर में सिर्फ 2,000 लगा है, और वो 2,000 जब 50% फॉल कर रहा है तो आपको 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। अब बाकी जो 98 रुपीज अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में लगे हैं, वो आपके इस लॉस को रिकवर कर सकते हैं, एंड हेंस आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो सिर्फ एक स्टॉक की वजह से 50% डाउन हो सकता था, वो शायद प्रॉफिट में एंड अप हो जाए, राइट। सो बेसिकली इतना याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। तो म्यूचुअल फंड का यही रेलेवेंस है इसका कि सर एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स जो होते हैं वो इस तरह के अनसिस्टमैटिक रिस्क को काफी कम कर देते हैं, राइट। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि सर एक स्कीम के परफॉर्मेंस को क्या क्या इम्पैक्ट करता है। एक होता है फंड मैनेजर का स्टाइल, कि सर वो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक से पैसे लगा रहा है कि वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स में पैसे लगा रहा है। मतलब ग्रोथ ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है सर? अगर आप याद करो, मैंने आपको चैप्टर 2 में एग्जांपल दिया था, वैल्यू म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि सर मान लीजिए आज अगर मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, मैं एक मॉल में जाता हूँ, वहां पर एक शॉपर स्टॉप की दुकान है और एक अरमानी की दुकान है। मैं शॉपर स्टॉप में जाऊंगा तो वहां मुझे मान लो लुई फिलिप का शर्ट मिल जाएगा 2-2,500 रुपए के अंदर में। और वहीं मैं अगर एक अरमानी की दुकान में जाऊंगा तो मुझे शर्ट का रेंज ही स्टार्टिंग होता है 10,000 रुपए से, राइट। अब अगर एक मैं ऐसा कस्टमर हूं जो कहता हूं कि भाई मेरे को हाई क्वालिटी टॉप क्लास प्रोडक्ट चाहिए विद गुड ब्रांड, तो शायद मैं जाकर के अरमानी का शर्ट खरीदूंगा। इसको हम कहते हैं एक रकम का ग्रोथ स्टाइल। और वही अगर मैं कहूंगा कि यार मैं तो प्राइस कॉन्शियस भी हूँ, तो मुझे अच्छा चीज चाहिए लेकिन रीजनेबल दाम पे चाहिए, मैं 10,000 रुपये लगाऊंगा लेकिन उसमें मैं 4 शर्ट खरीदूंगा लुई फिलिप के, तो इसको कहते हैं वैल्यू स्टाइल। तो फंड मैनेजमेंट की दुनिया में जब हम आते हैं ना, तो आज एक फंड मैनेजर जब शॉपिंग करने निकलता है कि उसको कौन सा शेयर खरीदना है, तो वो देखता है कि सर कंपनी तो बहुत अच्छी है लेकिन कंपनी बहुत एक्सपेंसिव जा रही है, बट फिर भी वो कहता है कि नहीं बॉस, मैं तो उसी कंपनी में को खाली पैसे लगाऊंगा जो कि टॉप परफॉर्मिंग कंपनी है, लेट्स से इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो शेयर का दाम बहुत महंगा हो चुका है। तो इस स्टाइल, इस फंड मैनेजमेंट स्टाइल को हम कहते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड स्टाइल। और वहीं पर अगर फंड मैनेजर कहता है कि नहीं बॉस, मैं अंडर वैल्यूड स्टॉक से पैसे लगाऊंगा, ठीक है, जिससे कि वो कंपनी तो अच्छी है लेकिन आगे अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है, तो उसको हम कहते हैं वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो why do returns of two schemes vary? Because maybe some fund manager is following a growth style and some fund manager is following a value style of stock selection. Then investment approach की अगर मैं बात करूं, तो सर एक अप्रोच होता है टॉप डाउन अप्रोच और एक होता है बॉटम अप अप्रोच।
टॉप डाउन का मतलब ये हुआ कि जब एक फंड मैनेजर एक किसी स्कीम में मतलब एक पोर्टफोलियो जब बनाने जा रहा है, तो वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है। इसका मतलब कि सर पहले वो इकोनॉमी को स्टडी करता है, फिर वो सेक्टर को स्टडी करता है, और फिर वो कंपनी को स्टडी करता है। तो इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए वो उस इकोनॉमी के मैक्रो ट्रेंड्स को देख रहा है। तो उसने देखा कि यार इंडिया के मैक्रो ट्रेंड्स तो बहुत अच्छे हैं। तब उसने कहा कि चलो इंडिया के अंदर में तो इतनी सारे सेक्टर्स हैं, लेट्स से उसने डिसाइड किया कि मुझे ऑटोमोबाइल सेक्टर में पैसे लगाने हैं। तो उसने ऑटोमोबाइल सेक्टर का हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा समझा, उसको अच्छा लगा। तब फिर वो कहता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडिया में लेट्स से ये 10 कंपनीज हैं, उसने 10 कंपनीज को स्टडी किया, तो उसको दिखा कि भाई टाटा मोटर अच्छा कर रही है, उसने टाटा मोटर में पैसे लगाए। तो ये जो तरीका है स्टॉक सिलेक्शन का, इसको हम कहते हैं टॉप डाउन। और बॉटम अप क्या होता है? बॉटम अप के अंदर में मान लीजिए जो फंड मैनेजर है वो डायरेक्टली टाटा मोटर के फैक्ट्री को विजिट करता है, और उसको दिखता है कि यार ये कंपनी तो बहुत अच्छा काम कर रही है, एकदम A1 कैटेगरी ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, गाड़ी बहुत अच्छी बन रही है, कंपिटिटिव भी है। तो उसने कहा कि यार टाटा मोटर कंपनी में पैसे लगाने चाहिए। इस कंपनी में पैसे लगाने से पहले उसकी टीम ने कहा कि सर पहले आप सेक्टर को स्टडी कर लीजिए। उसने सेक्टर को स्टडी किया, उसको दिखा कि इंडिया में ऑटोमोबाइल का ग्रोथ होने का बहुत स्कोप है। अब वो पैसे लगाने की सोचता है, तो कहता है कि सर पहले इकोनॉमी को स्टडी कर लीजिए। तो जहां आपकी शुरुआत पहले कंपनी से होती है, फिर आप जाते हो सेक्टर में, और उसके बाद आप जाते हो इकोनॉमी पर, तो इसको कहते हैं बॉटम अप स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। तो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि सर दो फंड के परफॉर्मेंस क्यों अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि सर एक फंड मैनेजर जो है वो हो सकता है कि टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कर रहा है, और दूसरा जो है वो बॉटम अप अप्रोच फॉलो कर रहा है। इसके अलावा देखो, मार्केट साइकिल्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से भी परफॉर्मेंस काफी इन्फ्लुएंस होते हैं। कि अगर मान लो किसी फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो बना रखा है विच इज वेरी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव, तो सर मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट में मेजर मूवमेंट आएगा तो उसका पोर्टफोलियो पिट सकता है। ठीक है। सम फंड मैनेजर्स क्रिएट वेरी सिक्लिकल पोर्टफोलियोज। तो अभी क्या होगा ना कि अगर आपका अप साइकिल आएगा तो फिर वो फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन वही डाउन साइकिल में वो फंड पिट जाएगा। सो अगेन इट डिपेंड्स कि फंड मैनेजर किस तरह का पोर्टफोलियो डिजाइन कर रखा है। एंड सिलेक्शन क्वालिटी लाइक एक्यूरेसी इन सेक्टर रोटेशन, स्टॉक पिकिंग। मतलब कि एक फंड मैनेजर को ये कहना कि बॉस आई विल गो ओवरवेट ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, ठीक है, और अगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल चल गया तो उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा दिखेगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में भी जब वो ओवरवेट जा रहा है तो वो कहता है कि भाई मैं ट्रेडिशनल बैंक से पैसे नहीं लगाऊंगा, मैं फिनटेक्स में ज़्यादा पैसे लगाऊंगा। एंड इफ फिनटेक्स एंड अप डूइंग वेल, देन ही क्रिएट्स मोर अल्फा। देयर आर सो मेनी रीजंस व्हाई अ पर्टिकुलर स्कीम कैन आउट परफॉर्म, राइट। अब हम लोग इस नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे कि हम लोग रिटर्न्स को कैसे कंप्यूट करते हैं। ठीक है। तो रिटर्न को कंप्यूट करने के तीन तरीके होते हैं, एक होता है सिंपल रिटर्न, एक होता है एनुअलाइज रिटर्न, और एक होता है कंपाउंडिंग रिटर्न। क्या होता है मैं समझाता हूँ। कि सर मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लगाए किसी म्यूचुअल फंड में, और आपने 2 साल बाद देखा कि उसका वैल्यू 12,000 रुपया हो गया। अगर मैं आपसे पूछूंगा बॉस कितना रिटर्न बना, तो आप बोलोगे 10 डाला था 12 हो गया, तो भैया 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुई, यानी कि 20% का रिटर्न बना। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सिंपल रिटर्न। इसमें हम टोटल गेन को कंसिडर करते हैं, इसमें हम टाइम को नहीं वैल्यू करते हैं। सर मान लीजिए मैंने पैसे लगाए थे 10,000 रुपये, 6 साल बाद देखा पैसा डबल हो गया, तो हम कहते हैं सर 10,000 का 20,000 बन गया, तो रिटर्न कितना है सर? 100% रिटर्न आया। तो जब मैं टाइम को नहीं महत्व दे रहा हूँ और मैं सिर्फ एब्सोल्यूट रिटर्न को कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसको हम कहते हैं सिंपल रिटर्न। करेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा एनुअलाइज रिटर्न। तो एनुअलाइज रिटर्न क्या बोलता है कि सर इसमें हम लोग टाइम को भी महत्व देंगे। सो आपने जो टोटल रिटर्न बनाया उसको आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स से, तो उससे आपका एनुअलाइज रिटर्न आ जाएगा। तो लेट्स से आपने 10,000 का 12,000 किया था, लेकिन 2 साल में किया था, तो 20% रिटर्न आया 2 साल में, तो सर 1 साल का रिटर्न कितना आया? 1 साल का रिटर्न आपका 10% का रिटर्न आया। ठीक है। दिस इज सिंपल एवरेज पर ईयर, इट डज नॉट फैक्टर इन द कंपाउंडिंग पार्ट ऑफ इट। तो इसको हम कहते हैं एनुअलाइज रिटर्न। और फिर आता है हमारा CAGR रिटर्न, विच इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। यहाँ पे हम कंपाउंडिंग को ध्यान में रखते हुए रिटर्न बताते हैं। तो हमने कहा कि सर देखो 10 का 12 हुआ, 20% तो बना, लेकिन 2 साल बना। तो अगर मैं कंपाउंडिंग देखूं, तो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला अगर मैं बैठाऊंगा, तो भैया मेरे को 9.54% का रिटर्न बना। एंड दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट वे बाय विच वी लुक एट रिटर्न्स। ठीक है। हमको हमेशा CAGR रिटर्न्स देखने चाहिए। अभी सेबी के गाइडलाइंस क्या हैं विद रिगार्ड टू हाउ वी आर सपोज टू शो रिटर्न्स। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि भैया आप हमेशा CAGR में रिटर्न्स की बात करोगे, आप कभी एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात नहीं करोगे। अभी 5 साल में पैसे डबल हो गए, आप 100% रिटर्न दिखाओगे किसी चार्ट में? आंसर इज नो।
आप हमेशा उसका, अगर 5 साल में डबल हुआ है तो उसका CAGR रिटर्न 14% बैठा होगा, आप 14% रिटर्न दिखाओ। सो फॉर पीरियड्स विच आर ग्रेटर देन 1 year, ओनली CAGR रिटर्न मस्ट बी यूज्ड। सिंपल और एब्सोल्यूट रिटर्न शुड नॉट बी शोन फॉर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। तो जो मैंने अभी आपको कहा कि आप सिंपल रिटर्न नहीं दिखा सकते हो, अगर 1 साल से ज्यादा का अगर आपका ऑब्जर्वेशन पीरियड है तो आप हमेशा CAGR रिटर्न्स में दिखाओगे। फिर बोलता है कि सर हमेशा जब भी रिटर्न्स दिखाओगे तो बेंचमार्क के साथ कंपैरिजन करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो अगर आप कहते हो कि भाई मेरे फंड ने लेट से पिछले 3 साल का CAGR रिटर्न 14% का दिया, तो साथ में आप ये भी बताओ कि भैया सेम टाइम फ्रेम में आपका जो बेंचमार्क था, लेट से लार्ज कैप फंड का बेंचमार्क था निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 ने क्या परफॉर्मेंस करके दिया। अभी देखा गया कि सर निफ्टी 50 ने 16 बनाया था और आपके फंड ने 14 बनाया था, तो इन्वेस्टर समझ जाएगा ना कि आपका फंड जो है अंडर परफॉर्म किया है। सो इट रियली हेल्प्स when people look at benchmark returns, then it really helps to understand कि व्हाट इज द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द फंड। ठीक है, और तीसरा बोलता है कि सर जब भी आप परफॉर्मेंस रिलेटेड कोई भी कम्युनिकेशन करोगे तो भैया साफ बोल देना कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे बहुत रकम के रिस्क होते हैं, आगे क्या बनेगा नहीं बनेगा हमें नहीं पता, इसलिए आप पहले स्कीम डॉक्यूमेंट को पढ़िए, वहां पे सारे रिस्क फैक्टर्स आपको बताए गए हैं। ठीक है, अभी रिस्क इन फंड इन्वेस्टिंग क्या होता है, अब मैं इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ कि इन्वेस्टर को क्या क्या तरह के रिस्क फेस करने हो सकते हैं। सबसे बड़ा रिस्क जो होता है कि सर आपने गलत कैटेगरी या गलत फंड चूज कर लिया। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक 75 साल का बूढ़ा इंसान है जो कि रिटायरमेंट के पैसे से जी रहा है, और आपने उसको इन्वेस्टमेंट करा दिया किसी स्मॉल कैप थीमेटिक फंड में विच इज हाईली वोलेटाइल, देन दिस इज द बिगेस्ट रिस्क दैट अ कस्टमर गेट्स। ठीक है, सेकेंड हुआ कि इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग योर ओन रिस्क प्रोफाइल। कई बार क्या होता है ना कि सर इन्वेस्टर जो है बोलता तो है कि हाँ हाँ मैं बहुत रिस्क लूंगा, लेकिन अल्टीमेटली जब रिस्क का समय आता है तब वो भाग खड़ा होता है, वो कहता है कि सारे SIP बंद कर दो, पैसे निकाल दो। तो दिस इज अ वेरी बिग रिस्क फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, कि आप हमेशा अपना रिस्क प्रोफाइलिंग करिए, आप समझिए कि आप कितने रिस्क को आप झेल सकते हो, कितना आप एब्जॉर्ब कर पाओगे, उसी हिसाब से अपना प्रोडक्ट सिलेक्शन करिए। एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है रिस्क को कम्युनिकेट करने के लिए। सो डिस्ट्रीब्यूटर शुड ऑलवेज असेस द इन्वेस्टर रिस्क बिफोर रिकमेंडिंग एनी स्कीम, एंड उसको आइडियली डिस्ट्रीब्यूटर को हर स्कीम का जो रिस्कोमीटर होता है वो जरूर डिस्कस करना चाहिए कि सर इस स्कीम में रिस्क ज्यादा है कि कम है। अब ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इसके बारे में आपको बोल देता हूँ कि सर रिटर्न को कैसे मेजर करते हैं। ये तो मोटा मोटी हम लोग सब जानते हैं कि सर मैंने पैसे लगाए थे लाख रुपए, अभी वो बढ़ के हो गए 1.5 लाख रुपए, तो हम आप जानते हो कि आप इसको बोल दोगे कि हाँ ये 50% का रिटर्न आया, और वही अगर 3 साल में अगर वो रिटर्न बना तो आप बोल दोगे कि हाँ सर CAGR में 15% का रिटर्न बना। ये सब चीज आप लोग जानते हो कि रिस्क की रिटर्न को हम मेजर कैसे करते हैं। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हो कि हम रिस्क को भी मेजर कर सकते हैं। अभी रिस्क होता क्या है ये हमने डिस्कस किया कि सर स्कीम आपको एक जैसा रिटर्न हर समय नहीं देती है, कभी बहुत अच्छा देती है कभी बहुत खराब देती है। तो ये जो वॉलेटिलिटी आती है यही हमारा रिस्क है। तो क्या हम वॉलेटिलिटी को मेजर कर सकते हैं? जी हाँ, हम मेजर कर सकते हैं, और यही इस चैप्टर का एक मुख्य उद्देश्य आपको बताना कि सर जैसे रिटर्न को मेजर करना आपको सिखाया गया कि सिंपल रिटर्न है, एब्सोल्यूट रिटर्न है, CAGR रिटर्न है, तो वैसे ही सर रिस्क को भी मेजर करने के लिए अलग अलग तौर तरीके हैं। क्या क्या है? तो सर जब इक्विटी फंड की हम बात करें या हम कोई भी फंड की बात करें, स्टैंडर्ड डिविएशन इज वन पैरामीटर विच इज रेलेवेंट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फंड्स, चाहे वो इक्विटी फंड होगा, हाइब्रिड होगा, डेट फंड होगा, आप हर तरह के फंड का ओवरऑल वॉलेटिलिटी जान सकते हो थ्रू स्टैंडर्ड डिविएशन। ये क्या बताता है मैं आपको समझाता हूँ। लेट से सर मार्केट में दो फंड हैं, दोनों फंड ने 10% का रिटर्न बना के दिया। अब आप कहोगे सर कौन सा फंड ज्यादा अच्छा कर रहा है, तो सर दोनों ने 10 बना के दिया, तो आप कैसे समझोगे? अभी मैं कहता हूं कि सर जो स्कीम ए है जिसने 10 बना के दिया, उसका अगर मैं पिछले 5 साल का रिटर्न पैटर्न देखूंगा तो किसी साल उसने 10 दिया, किसी साल उसने 11 दिया, किसी साल उसने 9 दिया, किसी साल उसने 8 दिया, किसी साल उसने 12 दिया। अगर ये पांचों का मैं एवरेज कर लूंगा तो उसका 10% का रिटर्न बैठेगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो रिटर्न रेंज जो है वो 8 से 12 के बीच में है। वहीं पर दूसरी स्कीम है स्कीम बी, जिसमें देखा गया कि सर आपने 10% रिटर्न बनाया है, लेकिन हुआ क्या है सर, किसी साल में 10 बना है, किसी साल में 0 बना है, किसी साल में 20 बना है, किसी साल में -10 भी बना है, और किसी साल में +30 भी बना है। अब अगर आप इसका ओवरऑल एवरेज निकाल दोगे ना तो सर यहाँ पर भी आपका रिटर्न जो है वो बकायदा 10% का ही है। लेकिन अभी आप रिटर्न रेंज देखो तो सर खराब से खराब में वो -10 दे रहा है, बढ़िया से बढ़िया में वो +30 भी दे रहा है।
तो अब हम क्या कहेंगे सर कि क्या दोनों स्कीम एक बराबर रिस्क उठा रही हैं? आंसर इज नो। द सेकेंड स्कीम इज एक्चुअली मच मोर रिस्की, इट इज मच मोर वॉलेटाइल। तो ये ही चीज को हम लोग मेजर करते हैं थ्रू स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन एक स्टेटिस्टिकल वर्ड है। स्टेटिस्टिकली हम लोग, जो लोग स्टेटिस्टिक्स की पढ़ाई किए हैं वो बता पाएंगे स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। मैं सिंपल बोलता हूँ, स्टैंडर्ड, अगर मैं इस वर्ड का संधि विच्छेद करूं तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। और डेविएशन मतलब कि वो एवरेज से कितना दूर भटक रहा है। तो लेट से पहला स्कीम जो था जिसने 10% रिटर्न बना के दिया, उसका स्टैंडर्ड यानी कि उसका एवरेज 10% है। तो वेरिएशन कितना है सर? 10 का 12 कर रहा है या 10 का 8 कर रहा है? दिस इज द काइंड ऑफ डेविएशन दैट दिस फंड इज शोइंग। वर्सेस दूसरा फंड का स्टैंडर्ड भी सर 10% है, लेकिन वो कभी +30 दे दे रहा है और कभी वो -10 भी दे दे रहा है। तो हियर द स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरी हाई। So standard deviation is one of the best tools to calculate risk or the total volatility in a particular fund. ठीक है। सेकेंड रिस्क का मेजर है हमारे पास में बीटा। तो बीटा क्या कहता है? बीटा कहता है कि बॉस मैं मार्केट रिलेटेड रिस्क को मेजर कर सकता हूं, और ये इक्विटी के फंड्स के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ कि let's say सर, मार्केट में एक फंड है जो कहता है कि भाई जब मार्केट 10% बढ़ता है ना, तो मेरा फंड 12% बढ़ता है, और जब मार्केट 5% गिरता है तो मेरा फंड 8% गिरता है। मतलब सर मार्केट की तुलना में मेरा फंड ज्यादा जोर से उछल कूद करता है। तो हम इसको कहेंगे कि सर दिस इज अ हाई बीटा फंड और हाई बीटा स्टॉक, ठीक है। वर्सेस एक और कोई दूसरा फंड है जो कहता है कि बॉस जब मार्केट 10% बढ़ेगा ना, मैं 8% बढ़ूंगा, और जब मार्केट 5% गिरूंगा तो मैं शायद 2% गिरूंगा। तो मतलब वो मार्केट की तुलना में कम उछलता है और कम गिरता है। इसको हम कहते हैं लो बीटा फंड्स, राइट। तो मार्केट के कंपैरिजन में मैं हर बार बोल रहा हूं, तो मार्केट का मतलब समझ लीजिए निफ्टी 50, अगर उसका बेंचमार्क निफ्टी 50 है तो जनरली बीटा एज अ कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ इक्विटी फंड्स के अंदर में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा आता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो है वो इंटरेस्ट रेट की सेंसिटिविटी को मेजर करता है, और ये सिर्फ डेट फंड्स के लिए एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में इंटरेस्ट रेट 1% से बढ़ गए, तो होगा क्या सर कि ऑल द डेट फंड्स वुड अंडर परफॉर्म, उसके रिटर्न्स खराब आएंगे। बट क्या सबके रिटर्न्स एक बराबर खराब आएंगे? आंसर इज नो सर। जिस फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन बहुत हाई है वो ज्यादा पिटेगा, और जिस फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन कम है वो कम पिटेगा, राइट। सो एज आई सेड कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज अ टूल टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ रिस्क दैट इज इन्वॉल्व इन अ डेट फंड, ठीक है। चौथा है हमारे पास में वेटेड एवरेज मेच्योरिटी, जो कि मेच्योरिटी बेस्ड वॉलेटिलिटी समझाता है, एंड अगेन दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डेट फंड्स। पांचवा है क्रेडिट रेटिंग, और ये पैरामीटर मेजरली डेट फंड्स के लिए यूज होता है, लेकिन हाइब्रिड फंड्स भी हम लोग कभी कभार इसको यूज करते हैं डेट पोर्शन को समझने के लिए। क्या कह रहा है ये फंड, ये टूल क्या कह रहा है कि सर मेरे फंड में डिफॉल्ट होने की रिस्क कितनी है। तो सर अगर देखा गया कि सर मेरे पैसे सिर्फ ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटीज में लगे हैं, तो आई एम ट्रिपल रेटेड फंड, तो इसमें डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है। और वही अगर देखा गया सर अधिकतर पोर्टफोलियो जो है वो डबल ए और सिंगल ए रेटेड पेपर्स में लगा है, तो सर इसमें डिफॉल्ट रिस्क काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग टूल्स होते हैं रिस्क को मेजर करने के लिए। अब ये दो आखिर के कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चंस पूछते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। एक कॉन्सेप्ट है गेटिंग का। अभी क्या बोल रहे हैं सर कि मान लो सर कभी कभार अगर सिस्टम में कोई बहुत बड़ा क्रेडिट क्राइसिस आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आपने सुना होगा आज से 15-20 साल पहले मार्केट में एक रूमर उठा था कि भाई आईसीआईसीआई बैंक डिफॉल्ट करने वाली है, और उस वजह से क्या हुआ था कि सब लोग आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम के बाहर पहुंच गए थे और अपने पैसे निकालने लग गए थे। अगर आज के दिन सारे के सारे लोग अगर आईसीआईसीआई बैंक पहुंच करके अपने पैसे निकालने के लिए खड़े हो गए, तो क्या आईसीआईसीआई बैंक उनको अपने पैसे रिटर्न दे पाएगा? आंसर इज नो। वाई? बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक ने तो आगे उस पैसे को दे रखा है किसी को होम लोन के नाम पर। अभी आप सब अगर पैसे मांगने आ गए तो मैं थोड़ी अपने बोरोवर को बोलूंगा कि भाई तुम अपना घर बेचो और मेरे को पहले मेरा होम लोन जीरो करो। ऐसा तो संभव नहीं है। तो बोलने का मतलब क्या है कि सर इन टाइम्स ऑफ सिस्टमिक क्रेडिट क्राइसिस कभी कभार ऐसा सिचुएशन बन सकता है कि सर आपका फंड
रिडेम्पशन ना दे पाए, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स दैट दिस इज समथिंग व्हिच इज लाइक अ कॉन्सेप्ट, इट हैज नेवर हैपेंड इन द पास्ट, बट अगेन आई एम जस्ट सेइंग कि दिस कैन हैपन एनी टाइम बिकॉज वी आर लिविंग इन अ फाइनेंशियल वर्ल्ड। सो लिक्विडिटी में स्ट्रेस आ गई, सिस्टमिक कोई क्राइसिस हो गया, मान लो कि कोई बॉम्बे में बाढ़ आ गई और उसकी वजह से सारे ट्रेड स्टॉक एक्सचेंजेस बंद हो गए, या मान लो कोई बहुत बड़ा साइबर अटैक हो गया और सारे सर्वर्स डाउन हो गए। अगर कभी ऐसा भगवान ना करे सिचुएशन बना, और अगर फंड मैनेजमेंट टीम डिसाइड करती है कि सर अभी मैं रिडेम्पशन का पैसा नहीं दे पाऊंगी, तो द एएमसी कैन टेक द अप्रूवल फ्रॉम द ट्रस्टीज एंड फाइल दिस विद द सेबी एंड टेल देम कि बॉस, मैं 90 दिन के पीरियड में मैक्सिमम 10 दिन तक मैं रिडेम्पशन को रोक सकता हूं, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग कि ये प्रोविजंस है, ऐसा मार्केट में कभी हुआ नहीं है, बट आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग द कॉन्सेप्ट कि सर एक प्रोविजन है कि अगर कभी मार्केट में ऐसा अनहोनी जैसा सिचुएशन बन जाए तो फंड हाउस आपके रिडेम्पशन करने पर संग संग पैसा आपको नहीं देगी, 10 दिन के लिए आपका रिडेम्पशन को रोक सकती है, राइट। बट इसमें भी याद रखिएगा कि सर अगर आपका 2 लाख से नीचे का अगर इन्वेस्टमेंट है तो आपका फंड हाउस 1 रुपया भी रिडेम्पशन का रोक नहीं पाएगी, आपको पूरे के पूरे पैसे उसको सिस्टम के हिसाब से, टाइमलाइन के हिसाब से रिटर्न देने होंगे, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में पढ़ाया गया है, एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रेडिट रिस्क काइंड ऑफ सिनेरियोस। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट समझाया गया वो बहुत ही पावरफुल है, जिसको हम कहते हैं सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो या कि साइड पॉकेटिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, आइए ये भी समझते हैं। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्या होता है, इसका ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हटके है, तो मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। अभी मान लीजिए कि 2018 में आपने देखा था कि इंडिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, एनबीएफसी क्राइसिस हुआ था, और बहुत सारे एनबीएफसीज ने डिफॉल्ट किया था, पैसे नहीं लौटाए थे। ये क्राइसिस चालू हुआ था आईएलएफएस के साथ में, कि आईएलएफएस विच वाज सपोज टू बी लाइक अ गवर्नमेंट कंपनी, इट वाज लाइक अ ट्रिपल ए रेटेड कंपनी, और एक वन फाइन मॉर्निंग आईएलएफएस सेड कि भाई हमने जितने पैसे बाजार से उठा रखे हैं हम इसको पैसा दे नहीं पाएंगे, एंड दे डिफॉल्टेड, एंड दैट वाज लाइक अ बिग शॉक इन द सिस्टम, ठीक है। तो उसी समय देखा गया कि सर देवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड डीएचएफएल, जो कि इंडिया के टॉप 50 कंपनीज, निफ्टी 50 कंपनीज में आया करती थी, जो कि हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती थी, उस कंपनी ने भी अपना बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दिया और कहा कि बॉस हम तो अपना पैसा बोरोवर्स को, अपने लेंडर्स को हम पैसा नहीं दे पाएंगे। अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने पैसे लगा रखे थे एसबीआई के लिक्विड फंड में, एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, और एसबीआई लिक्विड फंड ने आपके पैसे से मान लो डेट इंस्ट्रूमेंट्स खरीद रखे थे, और जैसा कि आप जानते हो कि सारा पैसा एक फंड में तो लगाएंगे नहीं, एक स्टॉक में लगाएंगे नहीं, वो आपका पैसा को अलग अलग सिक्योरिटीज में लगा के रखे थे, जिसमें से उन्होंने पैसा डीएचएफएल के बॉन्ड में भी लगा रखा था। लेकिन क्या देखा गया कि सर 100 में से 4 ही रुपया, 4% वॉज ओनली एलोकेटेड टू डीएचएफएल। नाउ व्हाट हैपेंस, अभी मैंने, हितेश चंद ने एसबीआई लिक्विड फंड में 2018 में पैसे लगाए, और मेरा लाख रुपए में से 4,000 रुपया लगा हुआ था डीएचएफएल के बॉन्ड में, ठीक है। अभी नॉर्मल कोर्स में क्या हुआ सर कि अगर जैसे ही डीएचएफएल ने बैंकरप्सी डिक्लेयर की तो डीएचएफएल का पोर्टफोलियो का वैल्यू हो गया 0। एंड क्या हुआ कि हितेशन अगले दिन जब फिनोमेटिक ऐप खोलता है तो देखता है कि भैया मेरा जो लाख रुपया एसबीआई लिक्विड फंड में लगा हुआ है उसकी कीमत हो गई 96,000 रुपीज, एंड दैट्स अ बिग लॉस ऑफ 4,000 रुपीज। सर मैंने पैसे लगाए थे एसबीआई लिक्विड फंड में ये सोचिए कि सर यहाँ तो एफडी जैसा रिटर्न मिलेगा, लेकिन एक दिन में 4% साफ हो जाते तो बड़ा रिस्की चीज हो गया ना। तो अभी इन्वेस्टर ने कहा कि यार ये तो बहुत ही घटिया स्कीम है, पैसे बेच के निकाल दो, और उसने 96,000 पैसे निकाल लिए, 4,000 रुपए का नुकसान हमेशा बुक कर लिया। अभी क्या हुआ दोस्तों कि क्या डीएचएफएल, क्या कभी कोई पैसे नहीं लौटाएगा? आंसर इज कि सर डीएचएफएल भले ही बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दे, लेकिन क्या होगा कि जितने लोगों ने डीएचएफएल को पैसे दे रखे थे वो सब कोर्ट के पास जाएंगे और कहेंगे कि भाई हमारे पैसे हमको वापस दो, और कोर्ट एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करता है जो कि डीएचएफएल के सारे एसेट्स को बेचना चालू करता है, और उससे जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो सारे लेंडर्स के बीच में बांट देता है। सो लेट्स से डीएचएफएल का जो लोन बुक था, राइट, तो डीएचएफएल का लोन बुक अभी डीएचएफएल ने डिफॉल्ट कर दिया, इसका ये मतलब नहीं कि भाई लेट्स से किसी बंदे ने अगर डीएचएफएल से होम लोन ले रखा था तो वो ईएमआई देना बंद कर देगा, ईएमआई तो वो देगा ही, राइट। तो होगा क्या कि सर उसका जो पूरा लोन बुक है
उसको कोई बड़ी बैंक, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ DHFL, SBI बैंक केम एंड बॉट द एंटायर लोन बुक ऑफ DHFL, ठीक है, एंड नॉट एट 100% प्राइस, ऑब्वियसली दे बॉट इट एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस, लेट्स से 60% प्राइस, ठीक है। तो अभी क्या होगा सर कि 2-3 साल तक वो कोर्ट केस चलता रहेगा, वो सारे एसेट धीरे धीरे करके निपटेंगे, और मालूम पड़ा कि सर अगर DHFL ने 1,000 करोड़ का लोन ले रखा था, तो उसमें से 600 करोड़ रुपए रियलाइज हुए, और ये 600 करोड़ रुपए जो है सारे के सारे लेंडर्स के बीच में बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ सर, SBI लिक्विड फंड ने भी जो पैसे दे रखे थे DHFL को, उसका मान लो 50% पैसा 3 साल बाद रियलाइज हुआ। तो लाख रुपए में 4,000 रुपए तो हमने नुकसान उसी दिन बुक कर लिया था, लेकिन 3 साल बाद 2,000 रुपए फंड में रिटर्न आ गए। अब तो उसमें सोचो कि इस 2,000 रुपए पर हक किसका है? हक तो हिसाब से मेरा है, क्योंकि मैंने इसमें नुकसान बुक किया था, तो मुझे पैसे मिल जाने चाहिए थे। लेकिन म्यूचुअल फंड किस कॉन्सेप्ट पे चलता है? म्यूचुअल फंड कहता है कि भाई जो 2,000 रुपए आए वो रिमेनिंग एसेट्स के बीच में बांट दिए गए, और जब 3 साल बाद जब वो 2,000 रुपए एसेट्स में आए, तो एक ही दिन में 2% से NAV बढ़ गया। बट प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम ये है कि वी डिड नॉट हैव द यूनिट्स। हितेश जैन तो 3 साल पहले ही पैसा बेच के निकल चुका है, तो नुकसान हितेश जैन ने भरा 4% का, और 3 साल बाद जो 2% की प्रॉफिट आई वो कोई और इन्वेस्टर लेके चला गया, जिसने नुकसान देखा ही नहीं था। तो दिस इज समथिंग रॉन्ग ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को ठीक करने के लिए सेबी ने ये प्रोविजन लाया, जिसको हम कहते हैं सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। और सेबी क्या कहता है कि सर जिस दिन ऐसा क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क होए, तो आप क्या करेंगे कि आप पोर्टफोलियो को दो भाग में बांट देंगे। एक होगा द गुड पोर्टफोलियो जो 96,000 का पोर्टफोलियो है, और एक होगा सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो जो कि आपका बैड पोर्टफोलियो, जिसमें सिर्फ DHFL की यूनिट्स रखे हुए हैं। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो की कीमत 0 हो जाएगी, और उसके यूनिट्स आपके लिए लॉक हो जाएंगे, आप इसको बेच नहीं सकते। बट जो 96,000 का गुड पोर्टफोलियो है, उसको आपको रखना है रखिए, बेचना है बेचिए। अब होगा क्या सर कि यूनिट्स सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के हमेशा आप ही के पास में रहेंगे, और अब 3 साल बाद जब उसमें 2,000 रुपए रियलाइज होगा, तो उस स्कीम जिसकी नैब, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो स्कीम की नैब जो 0 चल रही थी, जब पैसे रियलाइज होंगे तो उसका नैब बढ़ जाएगा, और आपको आपके पैसे रिटर्न करके यूनिट्स को एक्सटिंग्विश कर दिया जाएगा, ताकि जिसका नुकसान था उसी को उसके पैसे वापस मिलेंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। एग्जाम में कभी कभार पूछता है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब आप काम करोगे ना, तो यू विल कम अक्रॉस पोर्टफोलियोज जहां पे आपको एक लाइन एंट्री दिखेगी सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो की। तो वो क्या हुआ, वो मैंने अभी आपको समझा दिया, कि आप मान के चलना कि सर वो किसी स्कीम में पैसे लगे थे जिसमें कोई बड़ा डिफॉल्ट हुआ था, राइट। सो अगेन, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, इसको हम साइड पॉकेटिंग भी कहते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ अ सिक्योरिटी शार्पली डिटोरिएट्स। एग्जांपल मैंने DHFL का दिया। तो इम्पैक्ट क्या होगा कि सर जो खराब एसेट्स हैं उनको एक अलग पोर्टफोलियो में शिफ्ट कर दिया जाएगा, एंड अल्टीमेटली जब उसके पैसे रियलाइज होंगे, तो उसी पुराने इन्वेस्टर को दे दिए जाएंगे, राइट। तो दीज आर टू मेन कॉन्सेप्ट्स हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर में मेजरली। रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, और रिस्क कितने प्रकार के हो सकते हैं, उसको कैसे मेजर करते हैं, ये सब कुछ हमने सीखा, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, बिफोर आई गिव यू अ ब्रेक, मैं क्या करता हूँ ना, आज का क्लास जो कंपैरेटिवली छोटा होगा मेरे हिसाब से। सो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे चैप्टर कॉल चैप्टर नंबर 12, जो कि सिर्फ 10 मिनट लगेंगे मेरे को पढ़ाने के लिए। तो मैं चैप्टर 12 पहले पढ़ा देता हूँ, एंड देन आई विल गिव यू 2 मिनट ब्रेक, और उसके बाद हम क्लास रिज्यूम करके चैप्टर 11 खत्म करेंगे इन अनदर हाफ एन आवर्स टाइम, ठीक है। सो आई एम नॉट गिविंग यू ब्रेक राइट नाउ, आई एम क्विकली जंपिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 12, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 12 जो है ना, वो बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। इसके अंदर में बेसिकली आपको बताया गया कि सर पोर्टफोलियो मतलब म्यूचुअल फंड का स्कीम सिलेक्शन कैसे किया जाए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में इस चैप्टर में बात हुई है। तो आइए चैप्टर नंबर 12 देखते हैं। और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसके अंदर में कोई बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं दिए गए हैं, फटाफट अपने कर लेंगे। सो हाउ टू अलाइन द स्कीम्स विद द इन्वेस्टर्स गोल एंड रिस्क प्रोफाइल, ये समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग द स्कीम टाइप्स, ये सब कितने कितने कैटेगरी के फंड्स होते हैं ये समझेंगे। किसमें किस तरह का रिस्क होता है अक्रॉस एएमसी, ये समझेंगे। ग्रोथ ऑप्शन, डिविडेंड ऑप्शन, SWP ऑप्शन कैसे हम सिलेक्शन करेंगे, और एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हम डिस्कशन करेंगे। तो स्कीम सिलेक्शन हमेशा करना चाहिए बेस्ड ऑन इन्वेस्टर नीड। और इन्वेस्टर की नीड क्या हो सकती है? एक इन्वेस्टर कह सकता है कि बॉस मेरे को वेल्थ क्रिएशन करना है, मेरे को कैपिटल अप्रिसिएशन करना है, तो उसका पैसा आप कहाँ लगाओगे? उसका पैसा आप इक्विटी फंड्स या फिर इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स में आप पैसा लगाओगे।
क्लियर है? कोई क्लाइंट हो सकता है बोलेगा कि बॉस मेरे को महीना महीना रिटर्न चाहिए, तो उसका पैसा कहाँ लगाओगे? आप उसका पैसा डेट फंड्स में लगा सकते हो, या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में लगाइए और वहां से एचडब्ल्यूपी ट्रिगर कर लीजिए। तो ये पीरियोडिक इनकम वाले क्लाइंट हो गए। कोई क्लाइंट बोलता है कि बॉस मेरे को ना टैक्स सेविंग कराना है, तो उसके लिए सर आप अपना पैसा ईएलएसएस फंड्स में लगाइए, राइट, जहां पे आपको सेक्शन 80C के अंडर में 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा अंडर दी ओल्ड टैक्स रिजीम। तो अगर क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव है टैक्स सेविंग, तो आप उसको ईएलएसएस फंड बेचिए। और वही कोई क्लाइंट बोलता है कि बॉस मेरा ऑब्जेक्टिव है लिक्विडिटी, कि सर मैं आज पैसे दे रहा हूँ, मैं 2 दिन बाद निकाल सकता हूँ, तो ऐसे क्लाइंट को आप पैसा सिर्फ लिक्विड फंड या फिर ओवरनाइट फंड में ही लगाइए। तो मैंने क्या कहा सर, ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन किस क्लाइंट को कौन सा प्रोडक्ट देना है विल डिपेंड अपॉन द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। ठीक है। दूसरा कहता है कि सर हमें हमेशा इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल जानते हुए ही इन्वेस्टमेंट कराना चाहिए, और ये बात हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी। मैं वापस से नहीं दोबारा मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। खाली इतना जानिए कि सर आपको हमेशा समझना चाहिए कि क्लाइंट को क्या रिस्क लेने की जरूरत है, द नीड फॉर टेकिंग द रिस्क। दूसरा कि क्लाइंट का क्या एबिलिटी है रिस्क लेने का। ओके, व्हाट इज मेंट बाय पोर्टफोलियो, एंड ऑफ क्लास। ठीक, मैं पहले ये खत्म करता हूँ, फिर ब्रेक के पहले मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो पहला आपको समझना चाहिए कि सर क्लाइंट को क्या रिस्क लेने की जरूरत है। अगर उसका काम 6%, 6.5% से हो जाता है, तो सर तो क्यों मैं इक्विटी का रास्ता दिखाऊं। ठीक है। दूसरा कहता है कि सर क्लाइंट का एबिलिटी कितना है रिस्क लेने का। अभी सर क्लाइंट अगर एकदम हैंड टू माउथ जीता है, तो क्लाइंट कभी पोर्टफोलियो में ड्रॉ डाउन देख ही नहीं पाएगा, तो उसको ज्यादा रिस्क मत दीजिए। और तीसरा देखिए कि सर क्लाइंट का विलिंगनेस कितना है रिस्क लेने का, मतलब उसका मेंटल एप्टीट्यूड कितना है। अगर वो पोर्टफोलियो में लाल देखेगा, तो क्या वो सारा पैसा बेच के निकल जाएगा। आप ये 3 बातों को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करिए कि क्लाइंट को कितने रकम, कितना तरह का रिस्क देना, कितना रिस्क दे सकते हो। सो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस अ रिस्क प्रोफाइल। ऑब्वियसली सर अगर मेरे फाइनेंशियल गोल्स के बेसिस पे मेरा रिस्क प्रोफाइल वेरी करेगा। दूसरा मेरा लाइफ स्टेज, अगर मेरा उम्र मान लो 60-65 साल का हो जाए, तो ऑब्वियसली मैं जिंदगी के उस दौर में रहूंगा जहां पे मैं अपना कैपिटल हमेशा प्रिजर्व करना चाहूंगा। और वही अगर मैं यंग हूं तो मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूँ। एंड थर्ड इज ऑब्वियसली माई एग्जिस्टिंग एसेट बेस। अभी मान लो मेरे पास 25-50 करोड़ का पोर्टफोलियो ऑलरेडी है, तो आई एम फाइन इन टेकिंग रिस्क। माइनस भी जो है तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मान लो वही मेरा खाली 5-10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो बस यहाँ पे माइनस हो जाए तो मुझे बहुत दिक्कत है। सो देर आर मेनी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस a person's, a client's risk. Whenever we are suggesting any scheme, please first try and assess the risk profile of the client. There are many risk assessment tools which is available on the internet. आप फिनोमेटिक ऐप में भी जब किसी क्लाइंट को ऑनबोर्डिंग करते हो, तो वहीं पर रिस्क प्रोफाइलिंग का एक टैब है, आप क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइलिंग करिए। 8 क्वेश्चंस आते हैं, आप उसका जवाब दीजिए और आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्लाइंट अग्रेसिव है कि मॉडरेट है कि कंजर्वेटिव है। फिर बात आती है एसेट एलोकेशन की। देखिए इतना याद रखिएगा कि सारा का सारा पैसा कभी आप इक्विटी में नहीं डालोगे और सारा का सारा पैसा कभी डेट में डालोगे, मिक्स। तो ये बात याद रखिएगा कि हमेशा ये सोचना कि सर किसी का उम्र ज्यादा है तो उसका लोअर रिस्क एपेटाइट है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लाइंट ऐसा भी हो सकता है कि बॉस वो 65 साल का है बट कहता है कि यार मेरे से इतना पैसा है, तो मैं तो आई एम फाइन इन टेकिंग रिस्क। तो आप उसके उम्र के अनुसार ये मत कभी जज करिएगा कि अगर यंग क्लाइंट है तो अग्रेसिव होगा और ओल्ड एज क्लाइंट है तो कंजर्वेटिव होगा, इसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है। होराइजन इज अ बेटर गाइड। टाइम होराइजन क्या, कि सर अगर क्लाइंट बोलता है कि मैं लॉन्गर टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो उसको हायर इक्विटी एलोकेशन आप दे सकते हो। लेकिन कोई क्लाइंट कहे कि बॉस मैं तो खाली 6 महीने के लिए 1 साल का पैसा लगा रहा हूं, तो उसका इन्वेस्टमेंट हमेशा डेट टाइप के प्रोडक्ट्स में कराइए। तीसरा बोलता है कि सर आप हमेशा समझिए कि क्लाइंट का कोर पोर्टफोलियो क्या है और सैटेलाइट पोर्टफोलियो क्या है। कोर पोर्टफोलियो इज लाइक द मेन आटा, इट्स लाइक द मेन चावल दाल सब्जी फॉर द क्लाइंट्स पोर्टफोलियो। इन द सेंस कि सर आप क्लाइंट के ओवरऑल पोर्टफोलियो में मेजर पार्ट जो है डाइवर्सिफाइड फंड्स में लगाओगे, लाइक लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप टाइप ऑफ फंड। ठीक है। लेकिन वहीं पर आप रिटर्न ऑगमेंट करने के लिए कुछ पैसा आप सैटेलाइट पोर्टफोलियो में भी लगा सकते हो, विच कैन बी लाइक टैक्टिकल बेट्स लाइक सेक्टोरल फंड्स और लेट्स से एनी थीमेटिक फंड्स, वहां पे भी आप पैसा लगा सकते हो। ठीक है। अगेन एज आई सेड कि इस चैप्टर में ज्यादा कुछ सीखने का नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोलता है कि सर हर स्कीम का ना एक लेबलिंग होता है जिसको हम कहते हैं रिस्कोमीटर।
दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू एट लेंथ। आज फॉर एग्जांपल मानिए कि आप लेट्स से किसी कैपिटल गुड्स के दुकान पे जाते हो, मान लो आप क्रोमा के दुकान पे जाते हो और आपको एक एयर कंडीशनर खरीदना है। अभी आप देखते हो कि सर लाइन से 10 अलग अलग कंपनी के सफेद रंग के डब्बे लगे हुए हैं। अब आप क्या समझोगे सर इसमें कौन सा एसी अच्छा है, कौन सा एसी खराब है, राइट? तो होता क्या है कि आप किसी शॉपकीपर से पूछते हो तो शॉपकीपर बोलता है कि सर ये वाला एसी जो है ये कॉपर टेक्नोलॉजी से बना है, तो ये जापानीज टेक्नोलॉजी से बना है, तो सर ये कम बिजली खाएगा, तो सर ये ज्यादा ठंडा करेगा, ये करेगा, वो करेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको इसकी एसीज की एनर्जी एफिशिएंसी समझनी है तो क्या होगा, आप उस पर रेटिंग देखोगे। सर अगर 5 स्टार रेटिंग अगर दी हुई है तो इसका मतलब ये है कि सर ये जो एसी है ये कम बिजली खाता है, राइट? और वहीं अगर किसी एसी पे 2 स्टार रेटिंग दी हुई है तो सर इसका मतलब ये एनर्जी इनएफिशिएंट है, इसमें आपका बिजली का बिल ज्यादा आएगा। ठीक है। तो सिमिलरली जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, हमने दो एसी को डिफरेंशिएट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ 5 स्टार रेटिंग एंड 2 स्टार रेटिंग। बट जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो सर म्यूचुअल फंड्स के अंदर में हम कैसे समझेंगे कि ये फलाना फंड जो है, लेट्स से कोई स्मॉल कैप फंड है, ये बहुत रिस्की है, और लेट्स से ये जो लिक्विड फंड है ये बहुत कम रिस्क है। गांव में तो लोग ये नहीं समझेंगे ना कि लिक्विड फंड होता क्या है। तो इसके लिए जैसे एसी पर एक लेबल लगा दिया गया था, वैसे ही सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम्स पे भी एक लेबल लगाया है जिसको हम कहते हैं रिस्को मीटर। तो आप जब भी किसी फंड को सजेस्ट करने जाओ, अगर आप उसका KIM खोलोगे या उसका फैक्ट शीट निकालोगे तो आपको एक ऐसा लेबल लगा हुआ दिखेगा जो कहता है कि सर आपका रिस्क जो है, अगर आपने लिक्विड फंड ओवरनाइट फंड में पैसा लगाया है तो आपका रिस्क लेवल काफी लो है। अगर आपने शॉर्ट टर्म डेट फंड से पैसा लगाया है तो आपका रिस्क जो है वो मॉडरेटली लो है। अगर आपने हाइब्रिड कंजर्वेटिव्स में पैसे लगाए हैं तो वो मॉडरेट रिस्क है। लेट्स से बैलेंस एडवांटेज मल्टी एस पे पैसा लगाया है तो वो मॉडरेट रिस्क है। लार्ज कैप फंड्स में आपने पैसे लगाए हैं तो मॉडरेटली हाई रिस्क है। लेकिन अगर आपने सेक्टोरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स से पैसे लगाए हैं तो आपका रिस्क वेरी हाई है। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि सर जब आप स्कीम सिलेक्शन करोगे ना तो आप हमेशा फंड स्ट्रेटेजी को भी देखो। अगर फॉर एग्जांपल एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स क्या होता है ये हम सब समझते हैं। तो आप समझो कि इन्वेस्टर क्या चाह रहा है, उसी हिसाब से आप डिसाइड करो कि कितना पैसा आप एक्टिव फंड्स पर एलोकेट करोगे और कितना पैसा आप इंडेक्स फंड्स पर एलोकेट करोगे। आप ये भी देखो कि सर कौन सा फंड ओपन एंडेड है और कौन सा फंड क्लोज एंडेड है। तो अगर क्लाइंट को लिक्विडिटी चाहिए तो उसका पैसा आप ओपन एंडेड फंड्स में लगाओगे, और वही अगर आपको लगता है कि सर क्लाइंट इज फाइन इन लॉकिंग इन हिज मनी, देन यू कैन पुट मनी इनटू क्लोज एंडेड फंड्स। डाइवर्सिफाइड और सेक्टोरल फंड्स का मिक्स भी आप देखिए कि सर ऐसा नहीं कि सारा का सारा पैसा हम सेक्टोरल में लगा देंगे या सारा का सारा पैसा हम डाइवर्सिफाइड में लगा देंगे। 80% मान लीजिए आपने डाइवर्सिफाइड में लगाया और 20% पैसा आपने मान लो कोई बैंकिंग फंड, फार्मा फंड में लगा दिए। आप ग्रोथ और वैल्यू का भी डिफरेंस देखिए कि सर ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आपने ग्रोथ पे बना दिया और ग्रोथ अल्टीमेटली अंडर परफॉर्म कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक फाइन मिक्स इन अ क्लाइंट्स पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। ठीक है। अब कह रहे हैं सर कि सिलेक्टिंग द स्कीम्स अक्रॉस AMCs, हम किस बेसिस पे हम स्कीम को सिलेक्ट करेंगे। तो कह रहा है कि सर मान लो दो फंड है। एक फंड का नाम है ABC इक्विटी फंड जो किसी एक ABC AMC से है, और दूसरे फंड का नाम है XYZ इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड जो कि AMC 2 से है। ठीक है, XYZ AMC से है। अब बोल रहा है कि सर अगर मैं फंड ऑब्जेक्टिव पढ़ता हूं तो पहला फंड बोल रहा है कि सर ये फोकस्ड ऑन लार्ज कैप इक्विटी है। ठीक है। और दूसरा फंड बोल रहा है कि सर वो ज्यादा अग्रेसिव है और वो मिड कैप टिल्ट है। तो सर मुझे अगर पता होगा अब क्लाइंट का क्या जरूरत है, मैं उस हिसाब से डिसाइड करूंगा कि उसको अग्रेसिव देना है कि लार्ज कैप ओरिएंटेड देना है। मैं देखूंगा कि सर फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और स्टाइल कैसा है। तो अगर फंड मैनेजर इस स्कीम को 12 साल से मैनेज कर रहा है, वो क्वालिटी फोकस्ड है, वो ज्यादा चर्निंग नहीं करता है पोर्टफोलियो का, तो इट्स अ मोर स्टेबल फंड। वर्सेस जो दूसरा फंड है लेट्स से उसके अंदर में टैक्टिकल बेट्स बहुत ज्यादा हैं, सर इट्स अ वेरी एग्रेसिव फंड। मैं हमेशा कंपेयर करूंगा कि सर फंड का परफॉर्मेंस वर्सेस बेंचमार्क क्या रहा है। चौथा, मैं पोर्टफोलियो में क्वालिटी चेक करूंगा कि सर इसके अंदर में कितने स्टॉक्स हैं और कितना डाइवर्सिटी है, क्रेडिट रिस्क तो नहीं है, ये सब मैं चेक करूंगा। फंड का विंटेज कितने साल का है, इसमें कितना AUM है, उसका टर्नओवर रेशियो क्या है, मैं ये सब चेक करूंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ऑब्वियसली फंड का एक्सपेंस रेशियो चेक करूंगा। जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होगा मेरा प्रेफरेंस शायद उसकी तरफ आ जाएगा। सो कभी भी दो फंड के बीच में चॉइस करना हो ना तो ये सारी चीजों को आप जरूर ध्यान से देखिए, उसके बाद बताइए कि क्लाइंट को कौन सा फंड देने का है।
चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ा था कि ग्रोथ ऑप्शन, डिविडेंड ऑप्शन क्या होता है, बट फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि सर अगर मान लो आपने कहा कि मुझे एसबीआई ब्लू चिप फंड में पैसे लगाने हैं, तो अभी उसी फंड का दो अलग अलग नैव निकलता है, एक ग्रोथ प्लान का नैव निकलता है और एक डिविडेंड प्लान का नैव निकलता है। ग्रोथ प्लान इज लाइक दैट क्यूमुलेटिव एफडी, कि यहाँ पर सर जब आप खाली रिडेम्पशन मारोगे तभी पैसा मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज हर साल पैसा आपका कंपाउंडिंग करता रहेगा। टैक्स लगेगा कब? जब आप मान लो जिस साल आपने पैसे निकाले, मान लो 5 साल बाद पैसे निकाले, तो 5 साल बाद ही आपको टैक्स देना है। ये होता है हमारा ग्रोथ ऑप्शन। और डिविडेंड ऑप्शन, जिसका नाम अभी चेंज होकर के आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन हो गया है, आईडीसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। इट इज लाइक योर एमआईएस काइंड ऑफ सिस्टम, कि सर हमको महीना महीना पैसा निकालना है। ठीक है, तो महीना महीना पैसा निकालने के लिए आपके पास में एक होता है कि सर आप फंड से डिविडेंड निकाल लीजिए, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि फंड के कुछ यूनिट्स बेच करके आप उसमें से एसडब्ल्यूपी ले लीजिए। ठीक है, तो आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन का दिक्कत क्या है कि सर अगर किसी फंड ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो आपको महीना महीना पैसा नहीं मिल पाएगा। एट द सेम टाइम आप जो डिविडेंड लेते हो, इट इज टैक्स्ड एज पर योर टैक्स स्लैब। तो मान लीजिए सर कि मैंने एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड से डिविडेंड लिया, तो सर मैं अगर 30% टैक्स पैकेट वाला क्लाइंट हूं, तो मुझे उस डिविडेंड पे 30% टैक्स देना होगा। इसीलिए लोग सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं क्या? एसडब्ल्यूपी ऑप्शन। तो एसडब्ल्यूपी ऑप्शन में क्या होता है सर कि आपने ग्रोथ प्लान में आपने इन्वेस्टमेंट किया, और वहां से आप हर महीने थोड़ा थोड़ा यूनिट बेच करके अपना डिविडेंड निकालते हो। सो दिस इज मोर टैक्स एफिशिएंट, स्पेशली क्योंकि 1 साल बाद अगर आप पैसे निकाल रहे हो तो आपका लॉन्ग टर्म गेन्स आपको मिलता है, प्लस 1.25 लाख का एग्जेम्पशन भी आपको मिलता है। ठीक है, आप डिसाइड करोगे कि आपको कितने रुपए चाहिए, कब चाहिए। तो ये सब ऑप्शंस आपको एसडब्ल्यूपी ऑप्शन में मिलेंगे, डिविडेंड ऑप्शन में नहीं मिलते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि जो डिविडेंड ऑप्शन है वो अब टैक्स फ्री नहीं रहा, पहले टैक्स फ्री हुआ करता था। आपका जितना भी इनकम आया डिविडेंड के नाम पर वो आपके ओवरऑल इनकम में जुड़ जाएगा, और उसके बाद आपका जो टैक्स रेट है आपको उस हिसाब से टैक्स देने हैं। ठीक है, वाई एस डब्ल्यू पी इज ऑफन स्मार्टर देन डिविडेंड ऑप्शन, तो मैंने भी जस्ट आपसे ये डिस्कशन किया कि फ्रॉम अ टैक्सेशन परस्पेक्टिव, आज अगर मैं डिविडेंड ऑप्शन से पैसे ले रहा हूँ और अगर मेरा टैक्स स्लैब 30% तो मुझे 30% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वही अगर मैं एस डब्ल्यू पी ले रहा हूँ, मान लो सर मैंने 10 लाख रुपए डाले थे, मैं महीने का 6,000, साल का 72,000 रुपया का एस डब्ल्यू पी ले रहा हूँ, वर्सेस मान लो मैंने 72,000 रुपये का डिविडेंड लिया था। अब मेरी सैलरी इनकम 30 लाख रुपए है, अगर मैंने डिविडेंड लिया तो वो 72,000 मेरे 30 लाख में जुड़ जाएगा, और मुझे 72,000 पे 30% टैक्स देना होगा। लेकिन वही अगर मान लो मैंने 72,000 रुपये का एस डब्ल्यू पी लिया, तो एस मैंने 72,000 रुपये के यूनिट्स बेचे, उसमें प्रॉफिट पोर्शन कितना है? तो मालूम पड़ा सर प्रॉफिट पोर्शन मान लो खाली 10,000 रुपये का है, तो मुझे 10,000 पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का टैक्स देना होगा। राइट, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे 1.25 लाख की जो एग्जेम्पशन लिमिट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, मुझे वो भी मिल जाएगी। सो वी फाइंड दैट द एसडब्ल्यूपी ऑप्शन इज मोर टैक्स एफिशिएंट देन द डिविडेंड ऑप्शन। दूसरा क्या है कि सर यहाँ प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो है। आप याद करो मैंने चैप्टर 9 में आपको पढ़ाया था कि सर डिविडेंड ऑप्शन से डिविडेंड तभी मिलेगा जब आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस होगा। अभी एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड मान लो मार्केट में बहुत जोर गिरावट आ गई और उसका डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस खत्म हो गया, तो क्या ये फंड आपको डिविडेंड दे पाएगा? आंसर इज नो। ठीक है, बट मान लीजिए कि सर आपने पैसे लगाए लेट्स से एस डब्ल्यू पी ऑप्शन के अंदर में, तो इवन इफ द मार्केट फॉल्स, येट यू कैन ऑलवेज सेल यूनिट्स टू कलेक्ट योर मंथली कैश फ्लो। ठीक है, एंड अब क्या होता है सर कि डिविडेंड ऑप्शन और एस डब्ल्यू पी ऑप्शन दोनों के अंदर में, एस डब्ल्यू पी में आप यूनिट बेच रहे हो बट आपका नैव ज्यादा ग्रो कर रहा है, और डिविडेंड ऑप्शन में आप प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो बट आपका यूनिट हमेशा इंटैक्ट रहेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, लास्ट स्लाइड है, ये कह रहा है कि सर एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर को हमेशा इन्वेस्टर का सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन समझना चाहिए, जो एसेट एलोकेशन प्लान उसने बनाया है उसको फॉलो करना चाहिए। कभी भी क्लाइंट पैसा निकालने जाए तो समझना चाहिए कि कौन से वाले स्कीम से पैसा निकाले जहां पे टैक्स का इम्पैक्ट सबसे कम आए, एग्जिट लोड्स ना लगे। फंड का ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी समझना चाहिए, क्लाइंट के रिस्क प्रोफाइल से उसको अलाइन करना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम फंड पोर्टफोलियो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको टाइम टू टाइम रिव्यू भी करना चाहिए। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर को करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? सर कभी भी पास्ट परफॉर्मेंस दिखा करके माल मत बेचना। कभी ये मत दिखाना कि सर देखो निपॉन स्मॉल कैप का पिछले 5 साल का रिटर्न 34% है, तो सर इसलिए आप इस फंड में पैसे लगा दो, बिकॉज देर इज नो गारंटी कि पास्ट परफॉर्मेंस विल बी रेप्लीकेटेड। ठीक है,
अगेन कभी भी आप अपने पोर्टफोलियो में भर भर के खाली एनएफओ, स्मॉल कैप, थीमेटिक फंड्स, सेक्टोरल फंड्स, ऐसा पोर्टफोलियो मत बनाइएगा। एंड हमेशा क्लाइंट का पोर्टफोलियो ऐसा बनाइएगा कि क्लाइंट को अगर पैसे की कुछ जरूरत हो तो उसका पैसा आप उसको दे सको, तो थोड़ा बहुत लिक्विडिटी पोर्शन भी मेंटेन रखिएगा उसके पोर्टफोलियो में, राइट। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। लेट अस क्विकली टेक अ 2 minute break and then I'll get back after 2 minutes. All right, friends. ओके, सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब अपने ना फटाफट अगले आधे घंटे में डिस्कशन करेंगे ऑन द लास्ट चैप्टर ऑफ द इंटायर सिलेबस व्हिच इज चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में ना तीन चार कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे कि बेंचमार्क क्या होता है और कैसे बेंचमार्क को बनाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो कि इस चैप्टर का मेन जान है और एक दो तीन क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है, दैट इज ऑन शार्प रेशियो, जैनसन्स अल्फा, ये सब के बारे में हम लोग समझेंगे, राइट। सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर में कहना क्या है कि बॉस आपने चैप्टर नंबर 10 में समझा कि सर रिटर्न कैसे मेजर करते हैं, रिस्क कैसे मेजर करते हैं, लेकिन अगर मुझे स्कीम सिलेक्शन करना हो तो मुझे क्या देखना चाहिए? मुझे क्या सिर्फ रिटर्न देखना चाहिए? क्या मुझे सिर्फ रिस्क देखना चाहिए? आंसर इज कि सर हमको दोनों देखना चाहिए। और इसीलिए कुछ शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, जैनसन्स अल्फा जैसे कॉन्सेप्ट्स बनाए गए जो कि रिस्क और रिटर्न दोनों को देखते हुए फंड्स के बीच का कंपैरिजन बना के देते हैं। तो ये क्या है, आइए फटाफट देखते हैं चैप्टर नंबर 11 के अंदर में कि म्यूचुअल फंड के स्कीम परफॉर्मेंस को हम कैसे इवेलुएट करें, राइट। सो चैप्टर नंबर 11 इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। हम लोग बेंचमार्क के बारे में समझेंगे, पीआरआई टीआरआई के बारे में समझेंगे, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, अल्फा, इस बारे में समझेंगे, ट्रैकिंग एरर समझेंगे, और फैक्ट शीट कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो स्कीम का परफॉर्मेंस समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप समझ सको कि भाई फंड मैनेजर जितने दावे कर रहा है वो चीज वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। आप स्मार्ट डिसीजन मेकिंग कर सको, इन्वेस्टर के लिए सही फंड का चुनाव कर सको, एंड एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करो, ठीक है। अभी अगर आपके पास में अगर दो लार्ज कैप फंड है तो किसने बेहतर किया, आप एकदम प्रॉपर कंपैरिजन कर पाओगे अगर आप इस चैप्टर को ठीक से समझो तो, ठीक है। तो सबसे पहले कहता है कि सर बेंचमार्क क्या होता है ये समझिए। दोस्तों अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आपको पहले भी ये चीज पढ़ाई थी, फिर से बोलता हूँ कि लेट से अगर मैं कहता हूँ कि सर किसी स्कीम ने 10% बना के दिया, अब ये अच्छा है कि बुरा है, आप कैसे समझोगे, राइट। मतलब आपको हमेशा किसी भी चीज को अच्छा या बुरा तभी आप कहते हो जब आप उसकी तुलना किसी से करते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर मैंने कहा कि मेरी बेटी का क्लास में 80% मार्क्स आया, अभी अच्छा है कि बुरा है? तो सर अगर हम कहेंगे कि सर बाकी सारे बच्चों का क्लास में 90%, 95% मार्क्स आया, तो कहेंगे सर मेरी बेटी ने 80% मार्क्स लाया तो बहुत बुरा है, क्योंकि बेंचमार्क तो 95 दे रहा है। और वहीं अगर मैं कहूँ कि सर बाकी सारे बच्चे ना जस्ट पास हुए सर, खाली 50%, 60% आया सारे बच्चों का, और मेरी बेटी का 80% आया, तो हम कहेंगे सर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया उन्होंने। तो कहने का मतलब है कि सर हमेशा ना हमें अपने स्कीम की तुलना किसी बेंचमार्क से करनी चाहिए। सो व्हाट इज द बेंचमार्क? इट इज अ यार्डस्टिक टू मेजर अ स्कीम्स परफॉर्मेंस। बेंचमार्क कौन डिसाइड करता है? सर एसेट मैनेजमेंट कंपनी डिसाइड करती है। जब किसी फंड का एनएफओ आ रहा होता है ना, तब वो बताती है कि सर इस फंड की तुलना मैं किस इंडेक्स से करूंगी, राइट। और इसका डिसीजन लेती है इन कंसल्टेशन विद द ट्रस्टीज। और ये बात कहाँ बताती है? सर एसआईडी में लिखा होता है, फैक्ट शीट में, केआईएम में, ये सब जगह पर लिखा होता है कि आपके स्कीम का बेंचमार्क क्या होगा, ठीक है। अब कहना क्या है सर कि देखो, क्या हम किसी भी चीज को अपना बेंचमार्क बना सकते हैं क्या? लेट्स से फॉर एग्जांपल आज मान लो एक एसबीआई लार्ज कैप फंड है, ठीक है। अभी एसबीआई लार्ज कैप फंड ने 9% का रिटर्न बना के दिया, और एसबीआई वाले कहते हैं देखो हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया, देखो एसबीआई की एफडी जो है वो 7% देती है, देखो हमने 9% बना के दिया। तो क्या अपने आप को एसबीआई के एफडी से कंपेयर करना उचित होगा फॉर एन एसबीआई लार्ज कैप फंड? आंसर इज नो सर। वाई नो? बिकॉज कि सर हमें हमेशा किसी को बेंचमार्क बनाने से पहले चेक करना चाहिए कि उनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव सेम हो, उनका एसेट एलोकेशन सिमिलर हो, और उसकी स्ट्रेटेजी सिमिलर हो, ठीक है। अगर इसमें कोई डिफरेंस होगा तो वो अप्रोप्रिएट बेंचमार्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई एफडी का है कि सर मेरे को रिस्क नहीं लेना है, मेरे को 60% का रिटर्न बना के देना है, तो उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज मोर ऑन गिविंग पीरियोडिक इनकम। वर्सेज एसबीआई लार्ज कैप क्या है सर? इट्स एन ऑल इक्विटी फंड, तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन करना। सो बिकॉज दी
ऑब्जेक्टिव इज नॉट द सेम, सो वी शुड नॉट कंपेयर एसबीआई बैंक एफडी विद एसबीआई लार्ज कैप परफॉर्मेंस। दूसरा, हमें हमेशा एसेट एलोकेशन देखना चाहिए। नाउ एसबीआई बैंक एफडी इज 100% डेट एंड एसबीआई लार्ज कैप इज 100% इक्विटी। तो सर दोनों का एसेट एलोकेशन ही अलग अलग है, तो आई कैन नॉट से दैट एसबीआई बैंक एफडी विल बी द राइट बेंचमार्क फॉर एसबीआई लार्ज कैप फंड। एंड तीसरा, स्ट्रैटेजी भी देखना चाहिए ना। अभी एसबीआई लार्ज कैप जो है वो इंडिया के टॉप 100 कंपनी में पैसा लगाती है, एंड लेट से कोई और मैं बेंचमार्क ले रहा था जो कि इंडिया के टॉप 500 कंपनी पैसा लगाती है, तो क्या ये कंपैरिजन उचित होगा? आंसर इज नो। सो आई हैव टू आल्सो लुक एट दी पोर्टफोलियो बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। तो इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए हमेशा एसेट मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि मेरे स्कीम का अप्रोप्रिएट बेंचमार्क कौन सा होगा। अब बेंचमार्क का क्या परफॉर्मेंस है, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी कैलकुलेट नहीं करती है। इसके लिए इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती हैं, थर्ड पार्टी एजेंसीज होती हैं, लाइक क्रिसिल, लाइक इकरा, जो कहती हैं कि लेट्स से अगर एसबीआई लार्ज कैप कहता है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को निफ्टी 50 से कंपेयर करूंगा, तो निफ्टी 50 ने क्या रिटर्न बना के दिया, इसका नंबर क्रिसिल इकरा बना के देती है। एंड दीज आर ट्रांसपेरेंट एंड पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, दे आर रेगुलरली अपडेटेड एंड इजीली एक्सेसिबल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पीआरआई और टीआरआई का। ठीक है। पीआरआई का फुल फॉर्म होता है प्राइस रिटर्न इंडेक्स, और टीआरआई का फुल फॉर्म होता है टोटल रिटर्न इंडेक्स। कई बार आप देखोगे कि सर आप जब किसी फंड का परफॉर्मेंस देखते हो, आपको दिखाया जाएगा कि लेट्स से सर एसबीआई लार्ज कैप फंड ने मान लो 12% का रिटर्न बना के दिया, उसी के सामने लिखा रहेगा कि सर निफ्टी 50 टीआरआई ने 11% रिटर्न बना के दिया, और इसलिए हमारे फंड ने 1% ज्यादा परफॉर्म किया। अब कहते हैं कि सर यहाँ पे जो निफ्टी 50 टीआरआई लिखा, तो निफ्टी 50 तो मेरा बेंचमार्क है, बट बेंचमार्क का भी मैं कौन सा रिटर्न देखूं? तो कहते हैं कि सर बेंचमार्क का मैं दो तरह का रिटर्न देख सकता हूं, एक होता है प्राइस रिटर्न और एक होता है टोटल रिटर्न। प्राइस रिटर्न का मतलब ये हुआ कि अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं, तो सर निफ्टी 50 आज से 3 साल पहले मान लो 18,000 पे था, और आज निफ्टी 50 जो है वो मान लो 24,000 पर है। तो हम कहते हैं कि देखो, फंड ने 3 साल में इतना रिटर्न बना के दिया। इसको हम कहते हैं प्राइस टू प्राइस कंपैरिजन करना, इसको हम कहते हैं प्राइस रिटर्न इंडेक्स। बट टीआरआई क्या कहता है? टीआरआई कहता है कि सर देखो, निफ्टी 50 50 स्टॉक से बना है। जब भी कोई स्टॉक डिविडेंड देता है ना, तो स्टॉक का दाम कम हो जाता है डिविडेंड अमाउंट से, एंड बिकॉज स्टॉक का दाम कम हो गया तो बोल करके निफ्टी 50 का दाम भी कम हो जाता है। तो अगर मैं खाली निफ्टी 50 का 3 साल पहले और आज का डेट का अगर मैं अमाउंट चेक करूं, तो बीच में जो डिविडेंड जा रहा है ना, वो तो मैंने छोड़ दिया कंप्यूट करना। तो इसलिए कहते हैं कि सर हमें प्राइस रिटर्न इंडेक्स को नहीं, हमें टोटल रिटर्न इंडेक्स को देखना चाहिए, जिसके अंदर में प्राइस के अलावा अगर मुझे कोई डिविडेंड का इनकम आया है या कोई इंटरेस्ट का इनकम आया है, तो उसको भी आप जोड़ लीजिए और फिर आप टोटल रिटर्न इंडेक्स आप देखिए। ठीक है। सो प्राइस रिटर्न इंडेक्स पहले लोग यूज करते थे, लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं था, क्योंकि इसमें हमेशा ही आपको बेंचमार्क का रिटर्न कम दिखेगा वर्सेस द स्कीम, क्योंकि स्कीम ने तो विथ डिविडेंड आपको रिटर्न दिखाना है। तो इसलिए कहते हैं कि सर नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द म्यूचुअल फंड स्कीम्स। 2018 1 फरवरी को ये नियम आया था कि अब आप जब भी रिटर्न दिखाओगे, आप हमेशा बेंचमार्क का रिटर्न टोटल रिटर्न इंडेक्स से ही दिखाओगे। ठीक है। तो कुछ यहाँ पर बेंचमार्क के एग्जांपल्स दिए गए हैं कि सर अगर आपका फंड लार्ज कैप फंड है, तो आप निफ्टी 50 को बेंचमार्क ले सकते हो, आप सेंसेक्स को बेंचमार्क ले सकते हो। मिड कैप का बेंचमार्क होता है निफ्टी मिड कैप 150, अगेन टीआरआई। डेट फंड्स का बेंचमार्क जनरली होता है क्रिसिल कॉम्पोजिट बॉन्ड फंड इंडेक्स। हाइब्रिड फंड्स का ना कॉम्पोजिट बेंचमार्क होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हाइब्रिड दैट वी हैव। तो लेट्स से अगर कोई अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, तो उसका बेंचमार्क होगा मान लीजिए 65% निफ्टी 500 प्लस 35% क्रिसिल कॉम्पोजिट बॉन्ड फंड इंडेक्स। ऐसा बेंचमार्क बनता है हाइब्रिड फंड्स का। गोल्ड फंड का बेंचमार्क होता है डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस। इंटरनेशनल फंड्स का बेंचमार्क होता है S&P 500 या फिर MSCI वर्ल्ड इंडेक्स। ठीक है। आइए अब देखते हैं कि क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर करेंगे, और यही इस चैप्टर का मुख्य पार्ट है कि सर सिर्फ ये बोलना, अगर मैं आपको कहूँ कि लेट्स से एक फंड है जिसने 10% रिटर्न दिया और दूसरा फंड है जिसने 15% रिटर्न दिया, बताओ कौन फंड ज्यादा बेहतर कर रहा है? तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे सब लोग कहेंगे कि सर दूसरे फंड ने जिसने 15% रिटर्न बना के दिया है वही बेहतर फंड है। ठीक है। लेकिन हमारा कहना क्या है कि सर अगर मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और दूं
क्या कि सर पहले फंड ने जिसने 10% रिटर्न दिया उसने सिर्फ 5% का रिस्क लिया, ठीक है, और वहीं जो दूसरा फंड है जिसने 15% रिटर्न बना के दिया उसने 30% का रिस्क लिया, मतलब रिटर्न 1.5 गुना एक्स्ट्रा दिया लेकिन रिस्क 6 गुना ज्यादा लिया। तो अब आप बताइए सर कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न किस फंड का अच्छा होगा। तो यही सब जानने के लिए अब हम समझेंगे कि शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, अल्फा वगैरह क्या होता है। तो लेट्स से यहाँ पर जो एग्जांपल दिया, यहाँ पे बताया गया कि सर जो स्कीम ए है उसका रिटर्न है 15% का, और मार्केट में एफडी का रिटर्न आता है 6%, इसको हम कहते हैं रिस्क फ्री रिटर्न। तो शार्प रेशियो क्या बोलता है? शार्प रेशियो बोलता है कि भाई अगर आपने पैसे म्यूचुअल फंड को दिए तो आपने एक्स्ट्रा कितना बनाया। तो सर 6% तो एफडी में बनता ही था, आपने अगर 15 बनाया तो आपने एक्स्ट्रा बनाया है 9%, इसको हम कहते हैं रिस्क प्रीमियम। तो न्यूमरेटर होता है आर एस माइनस आर एफ, नीचे में डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में लिखा होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, जो कि रिस्क का पैरामीटर है। राइट, हमने पढ़ा था अभी पिछले चैप्टर में। तो हमने क्या कहा कि सर शार्प रेशियो कहता है कि न्यूमरेटर में आप बताइए कि फंड ने कितना एडिशनल रिस्क प्रीमियम बना के दिया है, और डिनोमिनेटर बताइए कि उसने कितना रिस्क लिया है। तो अगर स्कीम का रिस्क प्रीमियम 9% है और स्टैंडर्ड डिविएशन अगर 15% अगर है, तो स्कीम का शार्प रेशियो आ रहा है 0.6। तो अगर मान लीजिए मेरे पास दो स्कीम्स हैं, स्कीम ए और स्कीम बी, और हमने देखा कि स्कीम ए का लेट्स से शार्प रेशियो आ रहा है 0.6 और स्कीम बी का शार्प रेशियो आ रहा है 0.4, देन इररिस्पेक्टिव ऑफ कि सर किसने ज्यादा रिटर्न बना के दिया, हम हमेशा कहेंगे कि सर जिस स्कीम का शार्प रेशियो ज्यादा अच्छा है उसने ज्यादा बेहतर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस बना के दिया है। तो हम हमेशा दो फंड को कंपैरिजन करते हैं, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिस्क एज वेल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ट्रेनर रेशियो का। और ट्रेनर रेशियो वाले भाई साहब भी जो है वो सिमिलर बात ही कर रहे थे। उनका कहना था कि बॉस मेरा भी जो रेशियो रहेगा, मेरा भी जो फॉर्मूला रहेगा उसमें न्यूमरेटर तो मैं सेम ले रहा हूँ कि सर मेरे फंड ने मार्केट की तुलना, मतलब एफडी की तुलना में कितना एक्स्ट्रा बना के दिया, मतलब न्यूमरेटर में मैं हमेशा रिस्क प्रीमियम ही लूंगा, लेकिन डिनोमिनेटर में जब मैं रिस्क मेजर कर रहा हूँ तो मैं रिस्क मेजर स्टैंडर्ड डिविएशन से नहीं करूंगा, मैं रिस्क मेजर करूंगा बीटा से। ठीक है, तो मान लीजिए एक स्कीम का रिटर्न था 10% का, एफडी का रिटर्न था 6% का, तो स्कीम ने एक्स्ट्रा कितना बनाया, तो स्कीम ने एक्स्ट्रा 4% बनाया। और ये एक्स्ट्रा 4% बनाने के लिए स्कीम ने रिस्क कितना उठाया, सर फंड का बीटा था 0.8। तो इससे जब हम डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं कि देखो स्कीम ने 5 का ट्रेनर रेशियो दिया, और वहीं लेट से दूसरी स्कीम ने अगर 3.5 का ट्रेनर रेशियो दिया, तो हम हमेशा कहेंगे कि सर जिस स्कीम ने ज्यादा ट्रेनर रेशियो बनाया है वो स्कीम ज्यादा बेहतर है। सो इसमें याद रखिएगा कि जब हम बीटा को यूज कर रहे हैं वी आर फोकसिंग ओनली ऑन सिस्टमैटिक रिस्क। याद रखिएगा बीटा जो है वो सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करता है, वर्सेस जो पहले वाले रेशियो में हमने देखा था शार्प रेशियो में, वहां पे हमने स्टैंडर्ड डिविएशन को यूज किया था, और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो टोटल रिस्क को मेजर करता है। तो शार्प रेशियो और ट्रेनर रेशियो में ये एक मेन डिफरेंस है कि सर शार्प रेशियो क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन को यूज कर रहा है इसलिए वो टोटल रिस्क को कंसिडर करते हुए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बता रहा है, और ट्रेनर रेशियो जो है क्योंकि वो बीटा यूज कर रहा है इसलिए वो ज्यादा फोकस करता है सिस्टमैटिक रिस्क पे। और इसीलिए हम कहते हैं कि सर ट्रेनर रेशियो इज मोर एप्लीकेबल फॉर इवेल्युएटिंग इक्विटी फंड्स एंड नॉट ऑल काइंड्स ऑफ फंड्स। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्या होगा कि आपको सारा नंबर दे देगा, सर स्कीम ए का रिटर्न इतना है, एफडी का रिटर्न इतना है, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन इतना है, उसका बीटा इतना है, अब आपको बोलेगा शार्प रेशियो निकालो, और एग्जाम के प्रेशर में आप भूल जाओगे कि सर डिनोमिनेटर में मुझे क्या यूज करना था। तो इसके लिए इतना याद रखिएगा कि जब शार्प रेशियो का सवाल आए तो शार्प रेशियो वर्ड की शुरुआत होती है एस से, है ना, और स्टैंडर्ड डिविएशन की शुरुआत भी होती है एस से, करेक्ट। तो इतना याद रखिएगा कि जब शार्प रेशियो का क्वेश्चन आएगा तो एस में एस यूज करना है, यानी कि आपको डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करना है। और ट्रेनर रेशियो का जब सवाल आए तो ट्रेनर रेशियो की शुरुआत होती है टी से, जिसको हम हिंदी में ट कहते हैं, और वैसे ही बीटा के उच्चारण में ट वर्ड आता है। तो ये याद रखिएगा कि जब ट्रेनर रेशियो का सवाल आए, मतलब ट वाला सवाल आए, तो आपको डिनोमिनेटर में ट यूज करना है जो कि बीटा के उच्चारण में आता है। ठीक है, अच्छा अब तीसरा जो है इसको हम कहते हैं अल्फा। ओके, सुमन जी कह रहे हैं एक बार शार्प रेशियो फिर से बोल दीजिए, तो मैं फिर से बोल देता हूँ। तो शार्प रेशियो क्या बोल रहा है, फॉर्मूला है न्यूमरेटर में रिस्क प्रीमियम जाएगा आर एस माइनस आर एफ, और डिनोमिनेटर में रिस्क का एक मेजर डालना है। शार्प रेशियो वाले भैया ने कहा
कि सर शार्प रेशियो एस से चालू होता है और मैं रिस्क मेजर करूंगा स्टैंडर्ड डिविएशन से, तो उसने भी एस वाला स्टैंडर्ड डिविएशन को डिनोमिनेटर में यूज किया। तो अगर मान लीजिए मुझे कोई फंड इवेलुएट करना है, तो मैंने कहा सर ये है एसबीआई लार्ज कैप फंड, ये है कोटक लार्ज कैप फंड। तो एसबीआई लार्ज कैप फंड का शार्प रेशियो निकल के आया मान लीजिए 0.8, और कोटक लार्ज कैप फंड का शार्प रेशियो निकल के आया 0.7। तो हम कहेंगे सर एसबीआई लार्ज कैप फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है इन कंपैरिजन विद द अमाउंट ऑफ रिस्क दे हैव टेकन। क्लियर है ये बात? तो वही चीज हम ट्रेनर रेशियो से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और तीसरा हम देखने जा रहे हैं अल्फा, जिसको हम जैनसन्स अल्फा भी कहते हैं। तो जैनसन्स अल्फा क्या कह रहा है? जैनसन्स अल्फा कह रहा है कि सर हमारे स्कीम ने कितना बनाया, इसको कंपेयर करिए कि सर जितना स्कीम ने रिस्क लिया था, मार्केट को देखते हुए उस स्कीम को कितना बनाना चाहिए था। मतलब कि सर स्कीम का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होना चाहिए था, उसकी तुलना में बात करेंगे कि स्कीम ने एक्चुअल में क्या बनाया। सर मान लीजिए एक स्कीम ऐसा है जिसने एक्चुअल में 20% का रिटर्न बना के दिया, बहुत बढ़िया लाजवाब। लेकिन हमने देखा कि सर मार्केट में उसी साल मान लीजिए निफ्टी ने 15% रिटर्न बना के दिया था, और स्कीम जो है वो लेट्स से उसका बीटा इज लेस देन 1, मतलब कि बीटा जो है वो मार्केट की तुलना में कम रिस्क लेता है। तो हम एक मोटा मोटा अंदाजा लगा के कह सकते हैं कि सर अगर मार्केट अगर 18 बना के दे रहा है, अगर 15 बना के दे रहा है, और मेरा फंड मार्केट से कंपैरिजन में अगर कम रिस्क लेता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर मेरा फंड जो है वो मार्केट की तुलना में कुछ कम रिटर्न बना के देता है। मतलब अगर वो 15 बना के दे रहा है मार्केट, तो मेरे फंड को 14 बना के देना चाहिए था। लेकिन मेरे फंड ने एक्चुअली में 20 बना के दिया है। तो सर देखो मैंने कितना बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिया है, आई हैव जनरेटेड अ पॉजिटिव अल्फा। ठीक है। तो अभी मैंने क्या कहा कि सर अल्फा का कैलकुलेशन होता है कि सर कितना बना वर्सेस कितना बनाना चाहिए था। और जब मैं कहता हूं कितना बनाना चाहिए था, इसको हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला है आर एफ प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई आर एम माइनस आर एफ, ये इसका फॉर्मूला है। तो एग्जाम में जनरली अल्फा पे क्वेश्चन नहीं आता है, बट अगर क्वेश्चन आए तो आपको बताया रहेगा कि सर इस स्कीम ने बना के दिया है 15% रिटर्न, आर एफ यानी कि रिस्क फ्री रिटर्न इतना है, आर एम मतलब कि मार्केट का रिटर्न यानी कि लेट से निफ्टी का रिटर्न 12% है, और स्कीम का बीटा मान लो 1.1 है। तो आपने कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। सीएपीएम मॉडल के हिसाब से आप पहले फंड को कितना बनाना चाहिए वो कैलकुलेट करिएगा। शायद ये फिगर डालोगे तो निकल के आएगा सर फंड को 14% बनाना चाहिए था। और फिर हम देखेंगे कि सर फंड ने एक्चुअल कितना बनाया, तो फंड ने 15 बना के दिया, तो देयर इज अ पॉजिटिव अल्फा ऑफ 1%। ठीक है। तो पॉजिटिव अल्फा का मतलब फंड ने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बना के दिया, इसको हम कहते हैं आउट परफॉर्मेंस। और वहीं अगर नेगेटिव फिगर अगर आए तो इसका मतलब फंड ने अंडर परफॉर्म किया है। ठीक है। तो इट इज बेस्ट फॉर कंपेयरिंग फंड्स विद सिमिलर बीटा, एंड इट हाईलाइट्स द फंड मैनेजर स्किल्स बियॉन्ड मार्केट रिटर्न्स। ठीक है। आइए एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एग्जाम में यहां से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, और इसको हम कहते हैं ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर क्या कहता है? ट्रैकिंग एरर कहता है कि सर पोर्टफोलियो ने क्या बनाया वर्सेस बेंचमार्क ने क्या बनाया, इसके कंपैरिजन को देखते हुए हम क्या निकाल सकते हैं कि सर कौन सा पोर्टफोलियो जो है वो बेंचमार्क को ज्यादा क्लोजली रेप्लिकेट कर रहा है। जनरली याद रखिएगा ये ट्रैकिंग एरर का कॉन्सेप्ट जो है ये हम इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स में यूज करते हैं। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। लेट से देखा गया कि सर मार्केट ने निफ्टी 50 ने 10% का रिटर्न बना के दिया। तो याद करिए हमने कहा था कि पैसिव फंड्स यानी इंडेक्स फंड्स क्या थे सर, जहां पे फंड मैनेजर दिमाग नहीं लगाता था, वो खाली निफ्टी 50 को कॉपी पेस्ट करता था। तो मान लीजिए मार्केट में एक एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है और एक टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, क्या दोनों फंड एग्जैक्टली 10 बना के देंगे? आंसर इज नो। ऐसा देखा जाएगा कि सर हो सकता है कि एसबीआई निफ्टी 50 ने 9.8 बना के दिया है और टाटा निफ्टी 50 ने 9.5 बना के दिया है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर कौन सा फंड ज्यादा बेहतर है, तो मैं कहूंगा कि सर जो फंड अपने बेंचमार्क को ज्यादा क्लोजली फॉलो करता है वही फंड मेरा बेहतर है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पिछले लेट से 5 साल का परफॉर्मेंस कि सर 5 साल में निफ्टी ने इतना 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 दिया, एसबीआई निफ्टी 50 ने इतना 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 दिया, और टाटा निफ्टी 50 ने इतना 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 दिया। हमें करना क्या है कि हमें खाली इनके रिटर्न के डिफरेंसेस निकालने हैं और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। उसके बेसिस पे जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे कम आएगा, हम कहेंगे कि सर इस फंड ने अपने बेंचमार्क को ज्यादा क्लोजली फॉलो किया है, ज्यादा कंसिस्टेंटली फॉलो किया है। ठीक है। तो याद रखिएगा
लोअर ट्रैकिंग एरर जब आएगा तो इसका मतलब फंड ज्यादा क्लोजर है अपने बेंचमार्क से और ज्यादा कंसिस्टेंट है परफॉर्मेंस के अंदर में। और वहीं अगर हायर ट्रैकिंग एरर आया इसका मतलब ज्यादा डिविएशन है कंपैरिजन टू बेंचमार्क। तो याद रखिएगा एग्जाम में जनरली ट्रैकिंग एरर का जब सवाल आता है तो वो इंडेक्स फंड रिलेटेड आता है। एंड याद रखिएगा कि अगर ट्रैकिंग एरर कम हो तो वो फंड के लिए ज्यादा बेहतर है। ठीक है। ट्रैकिंग एरर होता ही क्यों है सर? कई सारे कारण हो सकते हैं। लेट्स से एसबीआई और टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का हम जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों का एक्सपेंस रेशियो अलग अलग है। दोनों के कैश होल्डिंग्स, कि सर दोनों फंड एग्जैक्टली 100% डिप्लॉयड नहीं है। एसबीआई जो है 98% डिप्लॉयड है, टाटा 95% डिप्लॉयड है, तो इसकी वजह से आपको डिफरेंसेस आएंगे। सर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्रेडिंग इनएफिशिएंसीज है कि कौन ज्यादा आसानी से पोर्टफोलियो को रेप्लिकेट कर रहा है। किसी के पोर्टफोलियो में कॉर्पोरेट एक्शंस हो सकते हैं। So there can be many reasons why there can be a difference in performance comparison to the index, and that is what we are trying to measure through tracking error. अब ये आखिर वाले स्लाइड्स में हम आ रहे हैं जहाँ पे हम अब बात कर रहे हैं कि फंड के फैक्ट शीट्स के बारे में और उसके डिस्क्लोजर्स के बारे में। जब भी आप किसी फंड का फैक्ट शीट आप खोलोगे ये आपको एमफी की वेबसाइट में मिल जाएगा, एएमसी के पोर्टल में मिल जाएगा। आप फिनोमैटिक का ऐप खोल लो, आपको सामने सामने ऊपर में एक सर्च बार मिलेगा, वहां से भी आप फंड का परफॉर्मेंस निकाल सकते हो, फैक्ट शीट डाउनलोड कर सकते हो। राइट। तो आप इस फैक्ट शीट के माध्यम से पढ़ पाओगे कि अभी नैव कितना चल रहा है, पिछले 1 साल 3 साल 5 साल का रिटर्न क्या है, वीजा वी बेंचमार्क क्या है, टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं, टॉप 10 सेक्टर्स कौन से हैं, कितना पैसा इक्विटी में है, कितना पैसा डेट में है, ये सब कुछ आप देख पाओगे फैक्ट शीट के अंदर में। फंड मैनेजर क्या कितना पुराना है, वो कितना साइज ऑफ द फंड मैनेज कर रहा है, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, ये सारी चीजें आप फैक्ट शीट में देख सकते हो। रिस्कोमीटर मैंने अभी जस्ट पिछले वाले चैप्टर में बताया था तो इसलिए मैं इसको वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने आपको एसी वाला एग्जांपल दिया था दैट इज व्हाट रिस्कोमीटर शोज। तो हमेशा फंड का रिस्क भी देखना चाहिए। राइट। सो आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। और ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में मेजरली जो सवाल आते हैं वो शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, अल्फा और ट्रैकिंग एरर से आते हैं। और शुरुआत में जो मैंने आपको बेंचमार्क और पीआरआई टीआरआई बताया था वो आते हैं। तो नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी ऑन द चैट बॉक्स, या अपना हैंड रेज भी आप कर सकते हो एंड आई कैन अनम्यूट यू। पार्थुदा ने पूछा था कि व्हाट इज मेंट बाय पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि सर अगर आपने मान लो म्यूचुअल फंड को पैसे दिए तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बुके बनाते हैं ना अलग अलग स्टॉक्स का। कुछ पैसा रिलायंस में लगा दिया, कुछ पैसा एचडीएफसी बैंक में लगा दिया, कुछ पैसा एलआईसी के शेयर में लगा दिया, अलग अलग स्टॉक्स पोर्टफोलियो में बनाता है। या डेट फंड है तो अलग अलग सिक्योरिटीज खरीदता है, डेट सिक्योरिटीज। सो इसी को हम कहते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है। तो हम जब भी कहते हैं पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है मतलब स्कीम का रिटर्न कितना है। राइट। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। किसी का अगर और कोई सवाल है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज आई एम डन फॉर द डे। मैंने कहा था आपको आज का क्लास रिलेटिवली छोटा रहेगा, 90 मिनट्स का रहेगा, और 90 मिनट्स में हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। मैं आगे की बातें आपको बोल देता हूँ। अब आगे क्या होगा, आपको आज के बाद ये जो हमने 12 चैप्टर पढ़े ना, इन 12 चैप्टर के आपको रिवीजन मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। एंड ये रिवीजन मॉक टेस्ट आपको जरूर से जरूर सॉल्व करने हैं, क्योंकि अब आपको चैप्टर स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं, आपको पूरा सिलेबस से क्वेश्चन आएगा और आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपका किताब जो है आप हर्षिका से कोऑर्डिनेट करके अपना किताब मंगा लीजिएगा, ताकि उस किताब में आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आंसर्स किताब के एंड में है विथ एक्सप्लेनेशंस। तो आपको वो भी काफी हेल्प करेगा, तो उसको जरूर आप लोग फॉलो करिएगा। देवाशीष दा पूछते हैं कि सर सीएजीआर का फॉर्मूला क्या होता है। देखो एग्जाम में नहीं पूछेगा ये, बट कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला याद रखना कि अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+r⁻t। तो उसी प्रकार जब हम कहते हैं कि सर सीएजीआर का फॉर्मूला कितना है, तो हम हमेशा कहते हैं फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू टू द पावर ऑफ 1/n। ठीक है, n इज योर टाइम फ्रेम, दैट इज द फॉर्मूला फॉर सीएजीआर। बट एग्जाम में जनरली सब क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन लेट मी नो, अदरवाइज आई एम डन फॉर द डे। मैं आप लोगों को ये भी सजेशन दूंगा कि अगले 5 से 6 दिन के अंदर में अपना एग्जाम का डेट बुक कर लीजिए। देखो दोस्तों, सबसे बढ़िया बात क्या है ना कि अभी एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। 15 तारीख को फ्राइडे है, छुट्टी का दिन है। 16 17 जो है सैटरडे संडे है। मैक्सिमम क्लाइंट लोग भी बाहर निकल जाएंगे। आपके पास 3 दिन का समय है, आप प्रैक्टिस करो इस समय में। आपको मोटा मोटा एक आइडिया लग जाएगा कि मेरे को रिवीजन मॉक टेस्ट में क्या स्कोर आ रहा है। अगर मैं 50 नंबर का पेपर लिख रहा हूं और अगर मुझे 30 नंबर अगर मुझे मिल रहे हैं रिवीजन मॉक टेस्ट में, आई वुड से दैट यू बुक योर एग्जाम डेट देन एंड देयर। ठीक है। एग्जाम डेट बुकिंग करने के लिए आपको हर्षिका मैडम को कॉल करना होगा।
हर्षिका मैडम ग्रुप में है, आप उनसे बात कर लीजिएगा। एग्जाम डेट कैसे बुक होता है? सबसे पहले एनआईएसएम पे आपका प्रोफाइल क्रिएट होता है। एनआईएसएम आपके एग्जाम्स ले रहा है, राइट? तो एनआईएसएम पे आपका प्रोफाइल क्रिएट होगा। एनआईएसएम पे प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको हर्षिका मैडम को अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, कैंसिल चेक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं। उसके बेसिस पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स एनआईएसएम पे जमा करती है और एनआईएसएम आपका प्रोफाइल को रिव्यू करके उसको एक्टिवेट करता है। वंस द प्रोफाइल गेट्स एक्टिवेटेड, फिर आप हर्षिका मैडम से बातचीत करके आप कह सकते हो, मान लो आपने 18 तारीख को फोन किया, आपने कहा कि हर्षिका मैडम देखो मेरे को रिवीजन मॉक टेस्ट में 50 से मोटा मोटी 30-32 नंबर आ जा रहा है, तो एक काम करो, एक हफ्ते बाद का मेरा डेट ले लो। एंड अकॉर्डिंगली आपने मान लो 25 तारीख का डेट ले लिया। डेट लेने का मतलब क्या होता है? एग्जाम अलग अलग सेंटर्स में होते हैं। सो फॉर एग्जांपल एग्जाम जो है वो कलकत्ते में भी हो रहा है, तो लेट्स से अगर कोई मिदनापुर से यहाँ पे सुन रहा है तो वो खड़गपुर जाके एग्जाम लिख सकता है। कोई अगर हावड़ा में है तो हावड़ा लिलुआ में भी एग्जाम होता है। तो आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिटी चूज करना होता है। कलकत्ते की भी बात करूँ तो कलकत्ते में एग्जाम बीबीडी बाग में होता है, विच इज कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज। एग्जाम केमैक्स स्ट्रीट में होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस में। एग्जाम जो है वो राश बिहारी में भी होता है, इन एनएससीआईटी। मेरा मानना है कि आउट ऑफ ऑल द 3 सेंटर्स द बेस्ट इक्विप्ड सेंटर इज द केमैक्स स्ट्रीट सेंटर, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जोनल ऑफिस है। वहाँ पे एकदम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है। कभी भी मान लो कोई सिस्टम में कोई इशू हुआ तो संग संग वहाँ पे लोग आपको हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। तो मैं कहूंगा कि अगर आपके लिए ट्रैवल इज नॉट अ प्रॉब्लम, एंड यू शुड डेफिनेटली टेक योर एग्जामिनेशन डेट एट द केमैक्स स्ट्रीट सेंटर। ठीक है। अगर सेकंड ऑप्शन अगर आप पूछने जाओ तो मैं कहूंगा कि राश बिहारी वाले एनएससीआईटी सेंटर में भी आप अपना डेट ले सकते हो, बट माय प्रेफरेंस विल बी टू गो एंड बुक द एग्जामिनेशन डेट ऑन केमैक्स स्ट्रीट सेंटर। ठीक है। तो आपने बताना है कि 18 तारीख को आपने जब मैडम को फोन किया, हर्षिका मैडम को, तो आपने कहा कि मैम मैं 25 तारीख का डेट ले लो, केमैक्स स्ट्रीट में डेट ले लो। और फिर वहाँ पे अलग अलग टाइम स्लॉट दिखते हैं कि सर मैं 10 बजे का स्लॉट जाऊंगा कि 12 बजे का कि 2 बजे का कि 4 बजे का। आपने कहा कि लेट से मैं लंच के पहले जाऊंगा, तो मैं कहता हूँ कि 12 बजे का स्लॉट ले लो। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि सर आप जो फर्स्ट अवेलेबल स्लॉट हो ना फॉर द डे आप वो लो। क्योंकि होता क्या है ना कि अगर आपने कहा कि सर मैं दिन भर पढ़ लूंगा और शाम को 4 बजे एग्जाम लिखने चला जाऊंगा, आई एम टेलिंग यू इट्स अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि सर दिन भर में आपके 4 टू कॉल बजेंगे, कोई क्लाइंट का मान लो हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम आ गया, आपका टेंशन वहीं चालू हो गया, आप एग्जाम नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी झंझट के आप सुबह सुबह का डेट लीजिए, वो सबसे प्रेफरेबल रहता है। सबसे ज्यादा सक्सेस रेट भी उसी में आता है। एग्जाम सैटरडे को होते हैं क्या सर? हाँ, कोई कोई सैटरडे को एग्जाम स्लॉट्स खुले होते हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा, आपके सैटरडे देखना चाह रहे हो वहां पे मिल जाएगा। प्रहलाद जी पूछ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग है क्या? जी नहीं सर, एनआईएसएम 5 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 नंबर का पेपर आएगा, 50 पास मार्क्स हैं, एक एक नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 घंटे का समय मिलेगा। मेरे हिसाब से मैक्सिमम समय आपको जो लगेगा एग्जाम लिखने में वो 90 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। तो टाइम इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप तैयारी करके गए हो तो आप आसानी से क्लियर कर लोगे, राइट? और कोई सवाल है तो मेरे को बताइए, अदरवाइज आई विल आस्क हर्षिका कि वो कल से आप लोगों को कॉल करना चालू करेगी, ताकि आप सबका एनआईएसएम प्रोफाइल वो संग संग बना दे। ठीक है। और फिर वो 18-20 तारीख के आसपास आप लोग को फोन करके आपका एग्जामिनेशन डेट लेगी। एंड मेरा अच्छा यही है कि 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में जितने 40 लोगों ने हमारे साथ ये बैच में पढ़ाई की है, आप लोग सब अपना एग्जामिनेशन डेट जरूर से जरूर ले लीजिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं और नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है आप वहां पे अपना क्वेरी दे दीजिए, एंड आई विल ट्राई एंड रिस्पॉन्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है। सो विद दिस आई कंप्लीट माय सेशन। थैंक यू ऑल, आपने 4 दिन तक मन लगाकर हमसे पढ़ाई की, हमारे साथ सुना सब कुछ। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम, एंड आई होप दैट ऑल 40 ऑफ यू बिकम NISM, clear this NISM exam and become an ARN holder in the month of August 2025, and then start your career with Philomatic in a very big way. So all the best. मैथ्स क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा सर, आपको कोई कैलकुलेटर लेके नहीं जाना है। सामने एक्सेल शीट खुल जाती है, सामने कैलकुलेटर खुल जाता है स्क्रीन पर, आप उसके थ्रू आप दे सकते हो। आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप लोग जब एक बार एग्जाम का डेट ले लो ना, जब आपने एडमिट कार्ड निकलवा लिया, फिर आप हमारे ऑफिस आइए, और ऑफिस में आपको हम एक लैपटॉप दे देंगे या डेस्कटॉप दे देंगे, वहां पर माउस हिला करके कैसे एग्जाम लिखते हैं एक बार उसका भी प्रैक्टिस कर लीजिए। विल गिव यू एन एग्जैक्ट एग्जाम एनवायरनमेंट। आप उसको भी एक बार आके प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा।
right? So thank you all. Thank you so much. It was a lovely speaking to all of you, and I wish you all the best for the upcoming exam. And I really hope to see you on the other side after clearing the exam and become ARN holders and then working in a very big manner with Phenomatic. Chalo, take care. Thank you. All the best. Bye bye. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing.